हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के चैप्टर 11, वो है सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में। ये पार्ट 1 है जिस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजीज। अब आप मेरे से ये कह सकते हैं कि सर ये चैप्टर 11 तो नहीं है, किसी बुक में कुछ कोई चैप्टर नंबर होगा, किसी बुक में कुछ और कोई चैप्टर नंबर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने जो प्रेफर किया वो प्रेफर किया सुमिता अरोड़ा की बुक, तो सुमिता अरोड़ा की बुक में ये है चैप्टर नंबर 11। हो सकता है आपके बुक में कोई और चैप्टर हो, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानिए कि हमारा जो है टॉपिक जो है वो है सोसाइटल इम्पैक्ट, और जिसमें पहला टॉपिक आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली डिजिटल फुटप्रिंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। तो जैसे कि बेसिकली बड़े बड़े इंसान जो होते हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उनके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करते हैं। हमारे मम्मी पापा भी कहते हैं कि आप जो है बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, इन लोगों को फॉलो करो। ठीक है, बड़े बड़े मतलब अच्छे लोगों को, ताकि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सको। उसी से रिलेटेड टर्म है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट का टर्म। ये क्या कहता है कि अ डिजिटल फुटप्रिंट इज डेटा, यानी कि ये वो डेटा है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट जाता है, पीछे रह जाता है व्हेन यूजर वाज ऑनलाइन। मतलब आप ऑनलाइन हुए, ऑनलाइन होने के बाद आपने अपना वर्क परफॉर्म किया, कुछ काम किया, और जब आप वो अपना काम परफॉर्म करके आप बाहर निकल आते हैं, बाहर निकलने का मतलब होता है आपने इंटरनेट पे जो काम करना था वो काम कर लिया। उसके बाद उस काम को खत्म करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, या तो आप अपना लैपटॉप बंद कर देंगे, या अगर आप अपने साइबर कैफे में, मतलब साइबर कैफे में बैठे हुए हैं, तो वहां पे काम खत्म करने के बाद क्या होंगे, वापस लौट आएंगे। तो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ डेटा जो है वो छोड़ के चले आते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, डिजिटल फुटप्रिंट वो डेटा होता है जो पीछे रह जाता है जब यूजर ऑनलाइन था एंड लेफ्ट आफ्टर परफॉर्मिंग हिज वर्क और हर वर्क, यानी कि जो काम करने के बाद कुछ डेटा आप छोड़ आते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा डेटा है जो हम छोड़ आते हैं। तो देखिए बिल्कुल, हम जब कोई भी काम करते हैं इंटरनेट पे, तो हमारा हर चीज रिकॉर्ड होता है एक तरह से, जो हमें पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो टेक्निकल होते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन नॉन टेक्निकल लोगों को तो पता ही नहीं होता है। कौन कौन से, वैसे हम आगे पढ़ेंगे इन सब चीजों के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स, दो तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। पहला जो फुटप्रिंट होता है उसको कहते हैं एक्टिव फुटप्रिंट, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं पैसिव फुटप्रिंट। यानी कि डिजिटल फुटप्रिंट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव एंड पैसिव। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं कि एक्टिव फुटप्रिंट्स क्या होता है और पैसिव फुटप्रिंट्स क्या होता है। देखिए, एन एक्टिव फुटप्रिंट यानी एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कह लीजिए या एक्टिव फुटप्रिंट कह लीजिए, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा शब्द यूज करते हैं। तो एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट इज वेयर द डेटा द यूजर हैज डेलिबरेटरी मतलब जानबूझकर shared information about themselves either by using social media sites or by using websites। यानी कि जब आप जानबूझ के इंटरनेट पे डेटा छोड़ के आते हैं, इंटरनेट पे डेटा अपने से कंसर्न, अपनी मर्जी से, आप जानबूझ के अपनी मर्जी से जब डेटा छोड़ के आते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव फुटप्रिंट। और दूसरा क्या होता है, मतलब समझाऊंगा, उसका एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा। पैसिव फुटप्रिंट्स क्या होता है। अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज मेड when information is collected from the user without the person knowing this is happening। और पैसिव फुटप्रिंट्स वो होता है कि जब आप नहीं जानते हैं कि आपके डेटा को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, या आपके डेटा को यूटिलाइज किया जा रहा है, या आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है। तो जब आप जानते हैं कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ डेटा छोड़ के जाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव। लेकिन अब जब नहीं जानते हैं, आप अनइंटेंशनली, मतलब वो पता ही नहीं है और तब भी आपका डेटा छूट गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैसिव फुटप्रिंट। अब एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव फुटप्रिंट, यानी कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ये होता है कि पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी कि जब आप कोई भी चीज पोस्ट करते हैं, जैसे अपना फोटो, ठीक है, अपने फैमिली से रिलेटेड एक्टिविटीज को, जो भी आप जब आप डालते हैं उन फोटोज को, तो वो फोटोज आप जानबूझ के उस सोशल मीडिया पे छोड़ के जा रहे हैं। आपने अपलोड ही किया है ताकि आपको लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले, और आज की दुनिया तो बस लाइक्स और कमेंट्स पे ही जी रही है ना। तो पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, जो भी आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, और बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप जानबूझ के जो है वो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना डाटा डालते हैं, अपना वीडियो डालते हैं, अपना फोटो डालते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, यानी आप वो जानबूझ के छोड़ के गए। दूसरा होता है फिलिंग आउट ऑनलाइन फॉर्म्स। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं जो आप जानबूझ के भरते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पे गए, आप उसके कंटेंट को यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे रजिस्ट्रेशन कराता है,
तभी क्या करता है, आपको वो परमिशन देता है कि आप उसे कंटेंट को यूज कर पाए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कि आपने जो फॉर्म भरा उसका, जिसमें आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन दिया, वो फॉर्म आपने जानबूझ के भरा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तीसरा क्या होता है, एग्रीइंग टू इंस्टॉल कुकीज, यानी कि कभी कभी आप देखिएगा कोई वेबसाइट ओपन कीजिएगा तो उसमें ऑप्शन आता है, आपसे पूछता है कि दिस वेबसाइट वांट्स टू यूज कुकीज या वांट्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन कुकीज, ऐसा कुछ करके इन्फॉर्मेशन आता है, और आप जब उसमें यस करते हैं तो मतलब आपने एग्री किया कि ठीक है, आपके डिवाइस में जो है, जो भी मतलब ब्राउजर ने कहा कि ये जो है कुकीज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुकीज जो है वो वांट्स टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, तो आप कहते हैं यस। तो मतलब आप क्या करते हैं, आप परमिशन देते हैं। मतलब कभी किसी वेबसाइट पे जब आप ओपन करेंगे तो आपका ब्राउजर देगा कि कुकीज वांट टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, तो आप कहेंगे यस, तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा। जैसे आप बेसिकली क्या करते हैं, पासवर्ड को स्टोर करते हैं, ठीक है। जब आपने फेसबुक ओपन किया, आप पासवर्ड देते हैं, और पासवर्ड जो जैसे देते हैं वो पूछता है आपको ब्राउजर, जैसे क्रोम का ब्राउजर है तो क्रोम का ब्राउजर आपसे पूछेगा कि क्या आप अपना पासवर्ड स्टोर करना चाहते हैं, आप कहेंगे यस, तो वो पासवर्ड स्टोर हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा कि इसके बाद जब कभी भी आप उस सिस्टम पे, यानी कि उस लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे जब भी आप ओपन करेंगे अपना फेसबुक, वो बार बार आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो मतलब ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो एक्टिव फुटप्रिंट्स के होते हैं, जो आप जानबूझ के डेटा छोड़ के आते हैं अपनी मर्जी से। दैट इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। ये क्या होते हैं, सबसे पहला इसका एग्जांपल है वेबसाइट्स दैट इंस्टॉल कुकीज, यानी कि कोई भी ऐसे वेबसाइट जो खुद से ही, ठीक है, कुकीज आपके सिस्टम में डाल देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, इन आवर डिवाइस विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू अस, मतलब हमें पता ही नहीं है, हमारे सिस्टम में कुकीज आ जाएंगे, हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे, और उन कुकीज को वो वेबसाइट जो है क्या कर सकता है, यूज कर सकता है कि उन कुकीज में कौन कौन सी चीजें क्या की गई थी, स्टोर की गई थी, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्स एंड वेबसाइट्स, यानी वो एप्स और वो वेबसाइट्स दैट यूज जियोलॉजिकल टू पिन पॉइंट आवर लोकेशन, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे एप्स आपके मोबाइल में ऐसे होते हैं जो ऐप आपके लोकेशन को हमेशा ट्रेस करते रहते हैं, ठीक है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो जो भी परमिशन मांगता है हम यस 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 कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है, उसको अच्छी बात कहें खराब बात कहें, कि बिना वो परमिशन दिए वो काम ही नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बहुत सारी परमिशन ऑलरेडी पहले से दे रखी है, ठीक है। अब आप देखिए, आपको कि सर वो तो मैंने बस इसलिए दिया कि वो चल जाए, ताकि वो ऐप चल जाए, लेकिन आपने दिया और आपको नहीं पता है कि उसके पीछे उसकी क्या मंशा है। मतलब वो हो सकता है कि उस लोकेशन का गलत फायदा उठा लिया जाए, गलत यूज कर लिया जाए, ठीक है। तो वो चीज है कि अगर जो भी ऐप्स या जो भी वेबसाइट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, आपके लोकेशन को खुद ब खुद जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि आप कहां से हो, कहां से अभी बातें कर रहे हो, तो वो भी आपको पता नहीं चलता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। जहां पे हमें पता ही नहीं कि हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, हमारे इंफॉर्मेशन को क्या किया जा रहा है, चुराया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं। तीसरा क्या है, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स एंड एडवर्टाइजर्स दैट यूजेस आवर लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स। आपको पता है हमारे जो लाइक्स होते हैं, हमारे जो शेयर्स होते हैं, जो हमारे कमेंट्स होते हैं, इनको भी रिकॉर्ड किया जाता है। आप देखिएगा कि आप जिस वीडियो को लाइक करेंगे उसी वीडियो से रिलेटेड दूसरी वीडियोस आपके सामने आती हैं। आप जो वीडियो में कमेंट करेंगे, मतलब अगर कोई भी वीडियो है, कोई भी ब्लॉग है, कोई भी कह सकते हैं कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन है जो आपको पसंद आया और आपने उसको कर दिया लाइक, तो क्या होगा, अब आपको रीड किया जाएगा कि अच्छा इनको ये वाला चीज अच्छा लग रहा है, तो आपके सामने उसी तरह की वीडियोस क्या होती हैं, हमेशा प्रोड्यूस होती रहती हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके लाइक के बेस पे आपको क्या किया जा रहा है, वीडियोस दिखाया जा रहा है। तो ये कहलाता है क्या, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, राइट। अब है कि हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस। कैसे इस डिजिटल फुटप्रिंट का यूज मार्केटिंग के लिए किया जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जैसे मान लीजिए कभी भी किसी भी टाइम में कोई एक जैसे शूज, नाइकी का शूज आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि नाइकी का चाहिए, जूम नाइकी जूम वैसे शूज जो है, तो जैसे आप नाइकी जूम का शूज सर्च करेंगे और उसको इन्फॉर्मेशन का स्क्रॉल करेंगे कि कितना कितना प्राइस है, कौन कौन सा चीज का, तो आपके उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया जाता है। और अगले दिन जब आप उठेंगे या ओपन करेंगे, मतलब कुछ भी दूसरी वेबसाइट ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे, चाहे वो फेसबुक में ओपन करें या कहीं भी दूसरी जगह, जब आप वेब ब्राउजर के जरिए ओपन करें, आप देखेंगे कि जो चीज आपने सर्च किया था उसी चीज से मिलता जुलता एडवर्टाइजमेंट आपको क्या किया जाएगा, बार बार शो किया जाएगा। कैसे, आखिर कैसे जो है वो तीसरा बंदा, जैसे मान लीजिए आपने गूगल में सर्च किया, तो कैसे फेसबुक को पता चलता है कि आपने गूगल में क्या सर्च किया था। कैसे जो है वो कह सकते हैं इंस्टाग्राम को पता चलता है कि आपने गूगल में सर्च किया था। कि बेसिकली सर्चिंग मतलब गूगल। आज के टाइम में सर्चिंग का मतलब क्या होता है, गूगल। लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर गूगल कैसे कमाती है। अरे भैया, गूगल में तो दुनिया का हर चीज सर्च करते हो, जैसे ही आप सर्च करते हो वो सर्चिंग बेच दी जाती है किसको,
दूसरी दूसरी कंपनीज को, और उसके बदले गूगल पैसे लेता है कि इन्हें जूम चाहिए, नाइकी के शूज चाहिए, इन्हें जो है वो लेवाइस के जींसेस चाहिए, इनको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हो वो चाहिए, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन बेचा गया, उसके बेस पे आपको इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे आपको एडवर्टाइजमेंट शो किए गए। अब आपको पसंद आया, आपको अच्छी डील मिली, आपने खरीद लिया। तो आखिर आपने खरीदा कैसे? उसी लीड से ना, जो लीड गूगल ने प्रोवाइड करी, या तो फेसबुक को, या तो इंस्टाग्राम को, या तो अमेजन को, या तो फ्लिपकार्ट को। तो दिस इज द वे गूगल अर्न्स मनी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे सेम वर्ड्स में लिखा गया कि हाउ डिजिटल फुटप्रिंट इज बीइंग यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस, कैसे इसका यूज मार्केटिंग पर्पस से किया जाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट, अभी जो मैंने बोला इंग्लिश में, आप उसको भी एग्जाम में लिख के आएंगे। अब वैसे लिखने की तो इस बार बात ही नहीं है, लेकिन लिख के आएंगे तो बिल्कुल ही सही है। तो डिजिटल फुटप्रिंट आर ऑल्सो नोन एज साइबर शैडो, इसको हम लोग साइबर शैडो भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट भी कहते हैं, या डिजिटल शैडो भी कहते हैं। ये तीनों नाम से जाना जाता है। These are generally collected with the help of tracking cookies, यानी कि ट्रैक कुकीज को ट्रैक करके इसको कलेक्ट किया जाता है। These cookies are created while using popular sites, जब हम कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो बेसिकली पॉपुलर, जो ज्यादा अच्छे वेबसाइट्स होते हैं। Whatever we search is stored in these cookies, जो भी हम सर्च करते हैं सब कुछ इन कुकीज में क्या होता है, स्टोर कर दिया जाता है। विथ डेट एंड लोकेशन, किस डेट पे आपने सर्च किया, किस लोकेशन पे आपने सर्च किया, ये भी उसमें रहता है, ठीक है। दीज आर कलेक्टेड बाय एक्चुअल साइट्स, अब जो साइट्स पे आप गए थे वहां पे जाके जो आपने सर्च किया था वो कलेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। व्हेन वी ट्राई विजिटिंग दैट पॉपुलर अननोन साइट, यानी कि कोई भी वेबसाइट पे आप गए, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आपने वहां सर्च किया, उसने उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ द रिस्पेक्टिव साइट इन टर्न एनालाइज दिस डेटा, अब उस डेटा को एनालाइज करता है एंड रिवर्ट बैक इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज लेटर ऑन, और एडवर्टाइज आपको करता है। जैसे अमेजन पे आप सर्च करेंगे, तो जैसे अमेजन पे आप सर्च करेंगे, अगले दिन आप जब अमेजन खोलेंगे तो अमेजन पे वही सारी चीजें आपको दिखेंगी, क्योंकि उसने खुद के पर्पस के लिए भी यूज किया, ठीक है। आपको उसको पता है कि आप आए थे इस सामान को खरीदने के लिए उसके वेबसाइट पे, तो वो क्या करेगा, उससे मिलते जुलते जितने भी अच्छी लीड्स होंगी, सस्ते होंगे, सस्ता से सस्ता चीज आपको दिखाएगा, बढ़िया से बढ़िया चीज दिखाएगा, अच्छा से अच्छा ऑफर देगा, ताकि आप उसी से सामान को खरीदें, क्योंकि अमेजन से आप जितना सामान खरीदेंगे उसको उतना कमीशन मिलेगा। दैट्स इट। तो फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि अगर हम सपोज कीजिए कि सर्च करते हैं, एक फ्लाइट सर्च करते हैं, ठीक है, एक्स लोकेशन टू वाई लोकेशन, किसी एक डेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डे इफ यू ओपन गूगल एनी सर्च इंजन, कोई भी सर्च इंजन ओपन करेंगे हम, एड्स अपने आप आ जाएंगे। इवन अगर हम टिकट बुक भी कर लिए हैं मुझे एक्स से वाई जाना था, मान लीजिए मुझे दिल्ली से जो उदयपुर जाना था, या दिल्ली से मुझे शिमला जाना था, कहीं के लिए मैंने टिकट एक बार सर्च कर लिया और उसके मतलब कटा भी लिया, अगर मैंने टिकट जो है वो कटा भी लिया, उसके बावजूद भी अगले दिन 2-3-4 दिनों तक वो सारा इन्फॉर्मेशन आते रहता है कि डू यू वांट टू बुक फ्लाइट्स प्राइसेस आर स्लैश। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? दिस इज कॉल्ड पैसिव। बेसिकली एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है, दोनों होता है। कहीं कहीं आपने दिया कि भैया नहीं मुझे चाहिए, कहीं कहीं मुझे नहीं, ऐसा बताओ कौन सा ऑफर है। लेकिन कभी कभी होता है कि आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या किया जाता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट, जो आप या तो नोइंगली या तो अननोइंगली छोड़ के आते हैं। अब यहां पे आता है व्हाई वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट। ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना ट्रैक किया जा रहा है, तो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो सकती है कि आप क्या सर्च करते हो, क्या चाहते हो, आपके दिमाग की क्या सोच है। आपने मान लीजिए बहुत ऐसे चीजों को लाइक किया जो नेचर से रिलेटेड है, तो अब लोग जान गए, मतलब वो वेबसाइट जान गई कि इनको नेचर की चीजों से प्यार है। तो मतलब अब उस चीज को वो कैसे इंटरप्रेट करेंगे, आपको बहुत सारी नेचर की चीजें दिखाएंगे ताकि वो सेल कर सके नेचर से रिलेटेड चीजों को। तो मतलब क्या है, एवरीथिंग, हमारा जो डिजिटल फुटप्रिंट है उसको सेफ्टी मेजर्स बहुत होने चाहिए, अदरवाइज हमारा डेटा क्या हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको नेचर से रिलेटेड कोई चीज दिखा देगा और आपको फिशिंग में फंसा लेगा, आपको कुछ गलत आपसे मतलब ये पैसे ऐंठ लेगा, या जो भी हो, बहुत तरह की चीजें होती है। तो वी शुड केयर अबाउट मैनेजिंग आवर डिजिटल फुटप्रिंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। किन किन रीजन से? टू प्रोटेक्ट आवर रेपुटेशन, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आप अपने रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर, कि आप क्या सर्च करते हैं, यानी कि वो चीज आपके दिमाग में चलती है, वो चीज आप सर्च करते हो। तो अगर आप जो चीज सर्च करते हो वो चीज सही नहीं है, किसी को जब किसी को पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात, आपकी रेपुटेशन खराब होने वाली है। दूसरा, टू मेक सेफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका इन्फॉर्मेशन पर्सनल सेफ रहे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, हो सकता है आपको कोई फिशिंग करके आपको फंसा ले, आपसे पैसे भी ऐंठ ले, ठीक है। एंड टू प्रिजर्व आवर फ्रीडम, ऑब्वियस सी बात है, हमें हमारी आजादी बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, तो ये हम चाहते नहीं कि भाई हमारी कोई चीज जाने, क्यों जाने, नहीं जाने। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, केयर करना पड़ता है, डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में सोच समझ के हमेशा काम करना होता है। नाउ नेक्स्ट है रिस्क ड्यू टू डिजिटल फुटप्रिंट। क्या क्या रिस्क है? प्राइवेसी कंसर्न, आपके मोबाइल से डेटा लीक हो सकता है। स्कैम, आपके साथ बहुत तरह का स्कैम हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, हो सकता है कि आपके इंफॉर्मेशन को निकाल के आपके नाम से ही कोई फेसबुक प्रोफाइल बना के आपको बदनाम कर दे।
फेक वेबसाइट आपके ही नाम से, आपकी बिल्कुल सिमिलर, जैसे आपके कोई एक वेबसाइट है तो आपके जैसा ही बिल्कुल एक दूसरा वेबसाइट बना के हर चीज आपको परेशान किया जा सकता है इसी डिजिटल फुटप्रिंट का यूज करके। नाउ हाउ टू मैनेज डिजिटल फुटप्रिंट, तो फिर हम कैसे आखिर डिजिटल फुटप्रिंट को हम मैनेज करें। पहला चीज है मतलब मैनेज करें, मतलब डिजिटल फुटप्रिंट कैसे हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखें, या फिर यूं कहें कि कैसे हम जो है इस तरीके का कोई काम ना करें जिससे हमें कोई भी रिस्क हो, किसी भी तरीके की हमें परेशानी हो। तो सबसे पहली चीज ये कही जाती है कि डू नॉट इंटर नेम इन टू सेवरल सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन को यूज करके अपना नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर मत दिया कीजिए। दूसरा है ऑलवेज यूज टू चेक प्राइवेसी सेटिंग्स, हमेशा प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक किया कीजिए। तीसरा है क्रिएट स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल पासवर्ड्स, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हमेशा रखिए, चाहे वो कोई भी चीज हो, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। और दूसरी चीज, पासवर्ड को कभी भी किसी वेबसाइट पे या किसी भी ईमेल आईडी वगैरह पे मत स्टोर करके रखिए, उसको बकायदे अपने घर में पेन और कॉपी नोटबुक में या डायरी में लिख के रखिए, क्योंकि आपका ईमेल भी कभी भी हैक किया जा सकता है, और एक बार अगर हैक हो गया तो समझिए आपने जो जो पासवर्ड रखा है बहुत मुसीबत है। चलिए आज के टाइम ओटीपी का ऑप्शन है, बट फिर भी पासवर्ड को कभी ऑनलाइन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, कीप ऑल आवर सॉफ्टवेयर अप टू डेट, हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखिए। इसका क्या फायदा है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तो नए नए जो वायरसेस आते हैं या नए नए जो स्कैम्स के तरीके आते हैं, उनको वो क्या करता है, एक तरह से बाधित करता है, एक तरह से उनको रोकता है, क्योंकि वो अपडेट कर चुका है उस स्कैम के बारे में, उस स्कैम से रिलेटेड चीजों के बारे में, या फिर वो रोकता है उन अनवांटेड चीजों को जिसको वो प्रायर वर्जन में नहीं रोक पाता था। इसलिए सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिव्यू और मोबाइल यूज, मोबाइल जो भी आप यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐप खुद से भी आ जाता है, अगर तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ये ऐप मैं तो यूज ही नहीं करता, तो क्यों है, क्यों उस ऐप को आपने रखा है, उसको हटाइए। एंड डिलीट यूजलेस फाइल, कभी भी यूजलेस फाइल को मत रखिए। अगर आपको लगता है ये फाइल पता नहीं कैसी फाइल है, तुरंत उसको डिलीट मारिए अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से, अपने पीसी से। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं किस चीज को, डिजिटल फुटप्रिंट्स को। तो एक टर्म है नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स, ये एक टर्म है हमारे पास जो हमें जानना है कि नेट और कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि देखिए एटिकेट्स जो होता है वो एक इंग्लिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि आप जो है अपने आप को सभ्य तरीके से क्या करें, प्रस्तुत करें। मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर आप जब कहीं जाते हैं पार्टी में, तो कितने अच्छे से आपकी ड्रेसिंग सेंस होती है ना। उसी तरीके से जब कभी आपका जो व्यवहार है, एक तरह से कह सकते हैं जो आपका बिहेव है, दैट इज कॉल्ड वेल बिहेव, नॉट ओनली बिहेव। अगर आप वेल बिहेव्ड है तो मतलब आप सोशली क्या है, एटिकेट है। सोशली क्या है, एटिकेट है। इफ यू आर वेल बिहेव्ड यू आर सोशली एटिकेट। तो सिमिलरली नेटिकेट जो बनता है, यानी इंटरनेट पे जो आप एटिकेट दिखाते हैं, इंटरनेट पे जो आप सभ्यता दिखाते हैं, इंटरनेट पे जो आप दिखाते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, दैट इज कॉल्ड नेटिकेट। गॉट इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपने आप को सभ्य तरीके से पेश करना, कहां पे, इंटरनेट पे, ताकि आप, ऑब्वियस सी बात है आप इंटरनेट पे हैं, अगर आपको इंटरनेट से इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो आप इंटरनेट के लिए पॉजिटिव रहिए, ताकि वो रिसोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं वो मिलते रहें और आपकी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि नेटिकेट्स इज शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम इंटरनेट एटिकेट्स, यानी कि ये नेटिकेट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट एटिकेट्स का और या कम्युनिकेशन एटिकेट्स का। यानी या तो हम इसको इंटरनेट एटिकेट्स कहते हैं, या तो हम इसको कम्युनिकेशन एटिकेट्स कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम नेटिकेट्स कहते हैं। ओके, ओवर इंटरनेट पे इट इज जस्ट लाइक एटिकेट्स, अ कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी। बिल्कुल ये जैसे एटिकेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, हम अपने पोलाइट बिहेवियर को कहते हैं, एटिकेट मींस पोलाइट बिहेवियर इन द सोसाइटी। नेटिकेट इज कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट, जो मैंने आपको समझाया, यानी ये क्या है, गुड बिहेवियर, यू हैव टू मेंटेन गुड बिहेवियर ऑन इंटरनेट। ठीक है, इट इंक्लूड्स सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल, ऑनलाइन चैट, वेब फोरम, वेबसाइट कमेंट्स, मल्टीप्लेयर गेम एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। मतलब ये कहता है कि आप अगर इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी चीज अगर यूज कर रहे हैं, लाइक आप किसी भी तरीके के सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह की ईमेलिंग को यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, वेब फोरम्स पे आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे कमेंट्स डाल रहे हैं, वीडियोस पे कमेंट्स डाल रहे हैं, मल्टीप्लेयर गेमिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह के ऑनलाइन कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, तो उस समय आपको अपना पोलाइट नेचर रखना है। आपको कोई भी ऐसे जैसे कि मान लीजिए आप मल्टीप्लेयर गेम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप गाली गलौज में उतारू हो जाए, ये नहीं कि आप जो है वो भद्दे भद्दे शब्दों को यूज करें। ठीक है, कमेंट्स देते हैं तो हो सकता है कोई चीज आपको पसंद नहीं आई, लेकिन पसंद नहीं आई ये भी बताने का एक
प्रॉपर तरीका होता है, आपको ये बताना होता है कि आपको क्यों पसंद नहीं है, ये नहीं कि आप बेकार है, ये है वो है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, पोलाइट नेचर इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, देखिए ये तो एक्चुअली हमारा एक टॉपिक है, बट रियली अगर आपको लाइफ में भी आगे बढ़ना है तो यू हैव टू कीप योर बिहेवियर वेरी पोलाइट, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि नेटिकेट्स को आप मेंटेन करें, ठीक है, नेटिकेट्स मतलब और कम्युनिकेशन एटिकेट्स को आप मेंटेन करें, तो क्या क्या करना होता है, व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहली चीज करनी होती है कीप मैसेज एंड पोस्ट ब्रीफ। जो भी आप मैसेजेस करते हैं, जो भी आप पोस्ट करते हैं, वो छोटा से छोटा रखिए, ज्यादा बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई फिर आपके उस जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो पे कमेंट देते हैं, आप 10 पन्ने का कमेंट देंगे, मैं नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। आप छोटा कमेंट दीजिए, कोई सजेशन देना है कि सर ये चीज छूट गई, ये चीज आपको और अच्छे से पढ़ाना था, आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ाया, ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ाया, मुझे अच्छा लगा। तो इस तरीके से मेक योर मैसेजेस, मेक योर थिंग्स वेरी शॉर्ट, ब्रीफ। नेक्स्ट है यूज डिस्क्रिशन यूज कीजिए, मतलब आप जो है मर्जी, आप मतलब क्या है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कॉमन सेंस। आप जब भी कुछ करते हैं इंटरनेट पे, तो कभी भी आप जो है ना दूसरे से प्रभावित होकर नहीं कीजिए, आपको अपना हमेशा कॉमन सेंस यूज करना है, आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करना है किसी भी चीज को रिप्लाई करते वक्त या किसी भी चीज के पे कमेंट करते वक्त, लाइक करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमेशा पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन चैट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सबको, दुनिया को सब कुछ बता दीजिए, नहीं। ओबे कॉपीराइट लॉ, अगर किसी ने कोई चीज कॉपीराइट करा रखी है तो उसको यूज मत कीजिए, या यूज कीजिए तो उसके परमिशन से कीजिए, ठीक है। हेल्प अदर्स, इंटरनेट पे दूसरों को हेल्प कीजिए। नेक्स्ट रेस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी, अगर कोई दूसरा बंदा है उसकी प्राइवेसी को भी रेस्पेक्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि उसकी फोटोज को आपने अपने वॉल पे लगा के और ठीक है। नेक्स्ट है जी, वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर रिपोस्टिंग। बेसिकली होता है क्या कि कोई एक आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसका फॉरवर्ड आप मतलब वेरीफाई नहीं करते हैं, ये बहुत हकीकत है। कोई ऐसे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो एकदम बेकार के मैसेज होते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है, और वो मैसेज ट्रेंड करने लगते हैं, वो मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे लोग जो क्या करते हैं, बिना उसकी सत्यता को जाने हुए कि वो सही है गलत है, हम उसको रीपोस्ट करते हैं, वो इतना रीपोस्ट हो जाता है कि वो वायरल हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। तो वही चीज कह रहा है कि कोई भी फैक्ट को वेरीफाई कीजिए। अब आप कहेंगे सर इतना टाइम किसके पास है वेरीफाई करने का, तो ठीक है, आपके पास अगर टाइम वेरीफाई करने का नहीं है तो क्यों आप उसको रीपोस्ट करते हैं, मत कीजिए। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप कोई गलत चीज, अगर आप जानते हैं कि वो चीज सही है, आप वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, फिर तो ठीक है, आप उसको पास ऑन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट अगर आपको पता ही नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, तो क्यों उसको बार बार रिपोस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है चेक मैसेज एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, यानी कि हमेशा मैसेजेस को चेक किया कीजिए और उसको रिप्लाई जरूर दिया कीजिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक मिनट पे, आजकल तो व्हाट्सएप ऐसा चीज हो गया कि हर एक मिनट पे आपको मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। बेसिकली एक चीज ये भी आपको आउट ऑफ द टॉपिक बताना चाहूंगा कि लाइफ में अगर मोबाइल को थोड़ा सा साइड में रखिए, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कीजिए, तो लाइफ में बहुत आगे जाइएगा, वरना व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा फिर। क्योंकि ये चीज हमारे टाइम को ऐसे खाती है ना जैसे दीमक खाता है, लिटरली, बिलीव मी। आप खुद यकीन कीजिएगा, और नहीं यकीन है ना, तो बस अगर आपको एक ऐप मिले अगर, तो बस कि हाउ मेनी टाइम्स आई अनलॉक्ड माय फोन, ये ऐप डाउनलोड करके देखिएगा। कम से कम आप दिन में नहीं भी तो 200 से 250 बार अपना फोन अनलॉक करते होंगे, उससे ज्यादा ही। मतलब आप कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपने मोबाइल पे। एजुकेशनली कीजिए, एजुकेशन के लिए बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत एजुकेशनल वीडियोस मिलती है, लेकिन टाइम खाने के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलती है। एक बार आप इंस्टाग्राम पे देखने लगे वीडियोस, जो आपको अच्छा लगता है उसको पूरा देखिएगा, फिर अगली बार से वही उसी तरह की वीडियो आएंगे और आपका घंटा कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है थैंक्स अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन, यानी दूसरे जो आपको हेल्प करते हैं उनको थैंक्स जरूर बोला कीजिए। नेक्स्ट है जे, शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग मल्टीप्लेयर या ऑनलाइन गेम। ऑब्वियसली बात है, आप गेम खेल रहे हैं और हार रहे हैं, पता चला आप जो गंदी गंदी बातें आप उससे करने, उसको गालियां देने लगे, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि गेम है यार, हारना और जीतना यही दो चीज हो सकता है। तो अगर आप स्पोर्ट्समैनशिप शो करेंगे, देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम या कोई भी दूसरी क्रिकेट टीम, इवन हम जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं तो भी हम उसको अगर जीतते हैं तो बधाई देते हैं, अगर वो जीतते हैं तो हमें बधाई, मतलब क्या हुआ कि हम एक दूसरे को बधाई देते हैं ना, हम जीतते हैं तो वो देते हैं, वो जीतते हैं तो हमें, तो एक गुड स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक है। हमेशा दिमाग में गुड स्पोर्ट्समैनशिप रखनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या नहीं करना चाहिए? पहला क्या होता है, पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी ऑफेंसिव कमेंट्स शाउट, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए एक ऐसा पोस्ट आया जिसमें बहुत मतलब वो कह सकते हैं कि भड़काऊ था या गलत चीज था, तो उसमें कमेंट्स मत दीजिए, उस पर शाउट आउट नहीं कीजिए, उस पर जो है वो उसको रीपोस्टिंग मत कीजिए, क्योंकि गलत चीज
आग लगाती है, वो उससे हमें बचना है। ठीक है, आग लगाने का मतलब क्या हुआ, भड़काती है, मतलब इंसान जो है वो भावनाओं से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो सोशल हो, तो वैसा कोई चीज पोस्ट मत कीजिए जिसकी वजह से इन सारी चीजों पे क्या हो, परेशानी हो। ठीक है, नेक्स्ट है बी, रिस्पॉन्ड टू इंटरनेट ट्रोलर्स। ट्रोलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कीजिए। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, पहले मेरे पास जो कमेंट्स करते थे लोग, बेसिकली जब मैं अपने बैचेस स्टार्ट करता था कि सर फीस बहुत ज्यादा ही है, ये है वो है, यू आर मनी माइंडेड, तो मैं पहले उनको रिप्लाई देता था, बट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेज कि सर इनको रिप्लाई नहीं देना दीजिए, इनको बस इग्नोर कर दीजिए। तो लिटरली ये बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि आप अगर उनको उनको इग्नोर कर दोगे तो उनके कमेंट्स इग्नोर में ही चले जाएंगे, उनको कोई मतलब, फिर उनको लगेगा यार ये तो कोई रिप्लाई नहीं देते, तो फिर वो देना ही कमेंट बंद कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जो चीज आपको लगता है कि बेकार है उसको रिस्पॉन्ड मत करो। नॉट ओनली ट्रोलर्स, जो भी आपको लगे वो बेकार चीज है, इसमें मैं मतलब उसमें मैं कमेंट देके अपना ही खून जलाऊंगा, तो क्या फायदा है इन सब चीजों का, है ना। नेक्स्ट है पोस्ट प्राइवेट और एम्बैरेसिंग इमेज कमेंट्स, यानी कोई ऐसी चीजें मत पोस्ट कीजिए, कोई जो आपकी प्राइवेट चीजें हैं और एम्बैरेसिंग चीजें जिनको देख के लोगों को अच्छा नहीं लगे। जैसे कभी कभी मैं देखता हूँ कि किसी किसी के जैसे कोई डॉग है या फिर कुछ भी है, वो चक्के के नीचे आ गया तो उसकी लोग वीडियो डाल देते हैं। ठीक है, कोई गिर के उसकी टांग टूटी हुई है उसका वीडियो डाल देते हैं। तो इस तरह की वीडियो क्यों डालते हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो इन सब प्राइवेट चीजों को मत डालिए, एम्बैरेसिंग चीजों को मत डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है नेम कॉल और एक्सप्रेस ऑफेंसिव ओपिनियंस, यानी किसी का नाम लेके किसी को बदनाम नहीं कीजिए या ऑफेंसिव ओपिनियंस मत दीजिए। ठीक है, मतलब कि अपना विचार जो है, जो गलत विचार है, ठीक है, आप जो ऑफेंसिव कर रहे हो, ऑफेंस मतलब गुनाह, ऑफेंस का मतलब होता है कि यू आर डूइंग रॉन्ग, वैसा कुछ मत कीजिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूड पीपल और टॉक बिहाइंड देयर बैक, कभी भी किसी के पीछे बात मत कीजिए, गलत चीजें मत बोला कीजिए किसी के बारे में, ये सोशल लाइफ में भी ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है स्पैम्स अदर, दूसरे के लिए स्पैमिंग मत किया कीजिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि बेसिकली मैं एग्जांपल में समझाऊं कि जैसे कि आप, मैं जब लाइव आता हूं तो बहुत लोग आगे स्पैम करते हैं कि मैसेज को बार 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 देते हैं, दैट क्रिएट्स इरिटेशन, ये अच्छा बिहेव नहीं है, इट इज नॉट काउंटेड एज अ गुड बिहेवियर। ठीक है, और जो है एक ही तरह के मैसेजेस जो है बहुत सारे लोगों को मत भेजा कीजिए, या बहुत ऐसी चीजें कुछ मत कीजिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसी चीजें कुछ मत कीजिए जिससे लोगों को क्या हो, परेशानी हो। सो दिस इज what we have to do, we should do, this is what we should not do। तो ये था सब कुछ आपके बारे में, किसके बारे में, तो ये था सब कुछ नेटिकेट्स के बारे में। नेटिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो है इंटरनेट पे पोलाइट बिहेवियर को मेंटेन करना और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस चीज से रिलेटेड था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है। हालांकि आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा जो मतलब कह सकते हैं कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ बंदा हो जिसे डेटा प्रोटेक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं हो। फिर भी चलिए टॉपिक है, मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई भी चीज सीक्वेंसली पढ़ाता हूं। डेटा प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, चाहे वो आपके इंटरनेट पे डेटा हो, चाहे वो आपके लैपटॉप पे डेटा हो, चाहे वो आपके मोबाइल में डेटा हो, इन सब डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये डेटा उन हाथों में जा सकता है जहां पे इसका मिसयूज हो सकता है और आपको पता भी नहीं है कि कितने कितने तरीकों से मिसयूज हो सकता है। इट हैज मतलब लॉट्स ऑफ वे। आप खुद सोचिए कि अगर आपके नाम से एक सिम कार्ड निकल जाए और उससे किसी को एक को धमकी चली जाए, ठीक है, तो कितना आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को। मतलब आप कहोगे सर कि कैसे निकलेगा, कोई सिम कार्ड कैसे निकल सकता है। तो आप मान लो आप फोटो कॉपी कराने गए अपनी आईडी, एक फोटो कॉपी कराया वो गंदा आ गया, हल्का सा गंदा है, मैं बोला नहीं नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए, आप मेरे को फ्रेश दो, तो वो क्या करेगा, फ्रेश कर लेगा और वो वाला जो गंदा था उसको रख लेगा, बस बात खत्म। आपको एक आईडी चाहिए थी, फ्रेश या खराब नहीं चाहिए थी ना उसे, बस उसके नाम पे सिम निकाल के और जो भी करना है वो कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी अपना डेटा जो कहीं भी आप यूज कर रहे हैं बहुत ही कॉशियसली यूज करना है ताकि कोई उसका मिस यूज ना कर पाए। तो वही चीज लिखा हुआ डेटा प्रोटेक्शन के बारे में कि दिस रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस, सेफगार्ड्स एंड बेंडिंग रूल पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी हमारे ये एक तरह से वो प्रैक्टिसेस हैं, वो सेफ गार्ड्स हैं, वो रूल्स हैं जो हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंश्योर कि आपका जो डेटा है वो आपके ही कंट्रोल में है, आपके डेटा को कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं वी शुड बी एबल टू डिसाइड वेदर और नॉट वी वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, यानी अगर कोई डेटा हमारा है तो मुझे हमें ये राइट होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि हम इसको शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि हमारे डेटा को कोई और जो है वो क्या कर दे, शेयर कर दे, और हम नहीं चाहते थे वो शेयर हो। ठीक है, कौन हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, कितना देर एक्सेस कर सके, फॉर व्हाट रीजन, किस रीजन से कर सके, कौन इसे मॉडिफाई कर सके, और बहुत सारी चीजें। मतलब डेटा हमारा है,
हमारा डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको मैनेज करेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से मैनेज करें। हम जिसको एक्सेस देंगे वो एक्सेस कर पाए, हम जिसको बोलेंगे ठीक है तो मॉडिफाई कर सकते हो वो मॉडिफाई कर पाएगा। हम मतलब कहने का मतलब कि सारी चीज डेटा मेरा, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके मालिक हैं, तो हमें उसका पूरा का पूरा हम क्या कह सकते हैं हक चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अगर आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई और आपका डेटा ले जाएगा और आप बस बैठे रह जाओगे, ठीक है। और ऐसा आप बिलीव कीजिए मेरे साथ भी हो चुका है। तो अगर इतना टेक्निकल सेवी होने के बावजूद मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मतलब किसी के साथ हो सकता है, ठीक है। सो बी बीवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन इनेबल्स अस टू प्रोटेक्ट आवर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर एंड सेफ गार्ड आवर प्राइवेसी। यानी कि डेटा प्रोटेक्शन हमें इनेबल करता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए अनऑथराइज यानी कि जो उसका यूजर नहीं है उससे, एंड सेफ गार्ड आवर प्राइवेसी, और अपने प्राइवेसी को हम क्या कर पाए, सेफ रख पाए। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा प्रोटेक्शन। नाउ अब क्या आता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा या डेटा ब्रीचेस। अगर आपका डेटा किसी भी तरीके से ब्रीच हो जाता है, डेटा में किसी भी तरीके की परेशानी आ जाती है, आप अनप्रोटेक्टेड है, डेटा आपके अनप्रोटेक्टेड है, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हो सकती है सफर फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच अटैक। आप पे किसी भी तरीके का अटैक आप पे नहीं मतलब आपके डेटा पे अटैक हो सकता है। अगर वो अनप्रोटेक्टेड डेटा है, आपने डेटा को इंटरनेट पे अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में रखा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, आपके डेटा को चुराया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है फिजिकल डेटा लॉस, यानी कि फिजिकली भी डेटा लॉस हो सकता है। फिजिकल डेटा लॉस का मतलब क्या हुआ, आपका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन था वो भी इंफॉर्मेशन गायब हो सकता है। हिट विद अ वायरस, वायरस से आप जो हिट हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, टारगेटेड बाय हैकर्स, आपको हैकर्स टारगेट कर सकते हैं। सफर फ्रॉम डीडीओएस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, यानी कि आप डीडीओएस से भी सफर हो सकते हैं। अब ये क्या होता है, ठीक, इसके बाद में आपको बताता हूं कि ये डीडीओएस क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अनप्रोटेक्टेड डेटा है तो बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। आपका डेटा किसी भी तरीके, किसी हैकर के जरिए जो चुराया जा सकता है, किसी भी दूसरे तरीके से आप उसको यूज कर सकता है, मतलब वो उसको यूज कर सकता है, उसकी वजह से आपको लॉस ऑफ मनी हो सकता है। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी बनाई हुई डिजिटल डेटा है, आपका बनाया हुआ डिजिटल इंफॉर्मेशन है, वो जो है वो रिस्क पे आ सकता है। और आपके सिस्टम को, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट जो है वो अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट बना रखी है, तो वो वेबसाइट हो सकता है कि उस वेबसाइट को वो डाउन कर दे, तो डाउन टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आप इतना जानिए कि आप किसी भी फॉर्म में जब अपना डेटा रखते हैं, जैसे मैं अपनी वेबसाइट एक बनवाता हूं, तो उस वेबसाइट में भी मैं अपना डेटा डालता हूं ना कि हाँ कौन कौन सी चीजें क्या क्या है क्या नहीं है, तो उस, और साथ ही साथ जब मैं उसमें ये भी ऑप्शन देता हूं कि यूजर्स जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, तो यूजर का डेटा भी मैं स्टोर करता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी डेटा या तो कलेक्ट कर रहा हूं या तो जो भी डेटा मैं शो कर रहा हूं, उससे मुझे प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा, ताकि हैकर्स जो हैं उन पे, मतलब उन पे हावी ना हो पाए। वैसे तो बड़े बड़े वेबसाइट्स हैक हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना पैसा जो है रास्ते पर रख के सोएं। आपको पता है कि चोरी किसी भी घर में हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा थोड़ा ना कि पैसा अपने घर में बाहर रख के सोते नहीं, उसको आप अपनी फुल एक्सटेंट के साथ क्या करते हो, सेफ गार्ड करते हो ना। सेम यहाँ पे कहता है कि आप अगर अपने डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो यू कैन बी इन अ वेरी बिग ट्रबल, इन सारे ट्रबल से आप होके गुजर सकते हो। नेक्स्ट है जो मैंने बताया यहाँ पे, डीडीओएस क्या होता है, व्हाट इज डीडीओएस, ये समझिएगा ये डीडीओएस क्या होता है, ठीक है। तो डीडीओएस का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज, ये क्या होता है, तो डीडीओएस स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज व्हिच इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये भी एक तरह का साइबर अटैक होता है। इट्स मेन एम इज टू टर्मिनेट, इसका मेन एम क्या होता है, टर्मिनेट करना या स्टॉप कर देना किसी भी ऑनलाइन वेब सर्विस को। जैसे मान लीजिए किसी ने फेसबुक को बंद कर दिया, चाहे वो 1 घंटे के लिए सही, ठीक है, किसी ने किसी बड़े प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, इंस्टा को बंद कर दिया, व्हाट्सएप को बंद कर दिया हैक करके, ठीक है, नहीं हैक करके उसके डेटा को यूज नहीं कर पाया, लेकिन उसे बंद कर दिया, ठीक है। उसको इतना आजकल आप देखते होंगे कि आता है वेरीफाई करने के लिए कि प्रूव दैट यू आर नॉट अ बॉट, ठीक है, मतलब यू आर नॉट अ मशीन। तो हमसे पूछता है, मतलब एक मशीन इंसान से पूछता है कि आप प्रूव करो कि आप बॉट नहीं हो। तो जो आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी कीज दिखाते हैं वो बहुत सारे ब्लर टाइप के दिखाते हैं, बहुत सारे क्रिश क्रॉस होते हैं, तो हमें भी ध्यान देकर देखना पड़ता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, फिर वो हम सिक्योरिटी कोड डालते हैं, देन द वर्क इज डन। तो ये सब एक तरीका है जो बचने के लिए है इन्हीं सब चीजों से, कि बॉट्स इतने बना देंगे, इतना ज्यादा अटैक करेंगे आपकी वेबसाइट पे कि आपका वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगा, इवन बंद भी पड़ सकता है, ठीक है। तो वही चीज है कि इट्स मेन एम, इसका मेन एम क्या होता है, किसका, डीडीओएस का। डीडीओएस एक तरह का साइबर अटैक है जिसका मेन एम होता है टर्मिनेट करना या स्टॉप कर देना कोई भी ऑनलाइन वेब सर्विसेज को, सर्वर को, सो दैट द यूजर्स ऑफ दैट वेबसाइट एप्लीकेशन कुड नॉट यूज देम, ताकि जो उसके यूजर्स हैं उसको यूज ना कर सके, ठीक है। नाउ
हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन। अगर हम अपने पर्सनल डेटा को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करने की बात करें तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज होती है थ्रू इनक्रिप्ट आवर डेटा। हम अपने डेटा को हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखें। इंक्रिप्शन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं लेकिन हम यूज ही नहीं करते हैं। तो आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट फॉर्म में रखिए, आप ही उसको डिक्रिप्ट करके उसको क्या कर पाए, यूज कर पाए। जो व्हाट्सएप यूज करता है, व्हाट्सएप क्या कहता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, व्हाट्सएप जो है वो क्या कहता है कि जो भी आप मैसेज भेजते हैं वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और जिस सिस्टम पे वो पहुंचता है, मतलब जिसको आपने भेजा सिर्फ वही उसको पढ़ सकता है। तो यहां से भेजते समय वो उसको इनक्रिप्ट करता है और जब पहुंच जाता है उस मशीन पे, उस मोबाइल पे, वो क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि इवन व्हाट्सएप, जैसा कि वो लिखता है कि इवन व्हाट्सएप भी उसको नहीं पढ़ सकता। यानी व्हाट्सएप पे जब आपने मैसेज लिख के भेजा उसके बाद व्हाट्सएप इसको नहीं पढ़ सकता। ठीक है, पहुंचा जहां पे वहीं पे सिर्फ वो पढ़ा जा सकता है। इतना इस लेवल का उसने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन टेक्निक दे रखा है। नेक्स्ट है कीप पासवर्ड्स प्राइवेट। पासवर्ड दुनिया में सब किसी को मत बताइए। डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट। अपनी हर चीज जो है वो ओवर शेयर मत कीजिए क्योंकि इसी से वो अंदाजा लगाते हैं कि आप क्या क्या पासवर्ड रख सकते हैं। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, हमेशा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। अवॉइड फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स आती हैं, बहुत लालच देती हैं। आप $10,000 जीत चुके हो, आप $5,000 जीत चुके हो, आपको ये करना है, फोन करो, रिप्लाई बैक करो, तो उस तरह के फिशिंग ईमेल्स पे मत ध्यान दीजिए। बी वाइज अबाउट वाईफाई। कोई भी वाईफाई यूज मत कर लो। अगर अगल बगल दिखा कि ये वाईफाई जो है वो, अरे वाह ये वाईफाई तो बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई सिक्योरिटी की नहीं है, मत फटाक से यूज करो क्योंकि वाईफाई के जरिए भी आपके डेटा को चुराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफली डिस्पोज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखते हो इंटरनेट पे उसको बहुत सी सेफली रखो। हालांकि ये कहा गया है कि अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी इंटरनेट पे नहीं देना चाहिए, बिकॉज बड़ी बड़ी जैसे जीमेल इवन सेज कि आप अपना इंफॉर्मेशन मत रखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि जीमेल भी हैक हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर रखते हैं जीमेल पे या किसी भी जगह पे तो बहुत ही वो हाई रिस्क पे होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड। तो ये था सब कुछ आपके डेटा प्राइवेसी के बारे में कि डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों आप इसको सिक्योर करके रखते हो और क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम आईपी बोलते हैं। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस मत बोलिएगा इसको, ठीक है। इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी शॉर्ट फॉर्म में होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है क्रिएटेड बाय अ पर्सन, जिसको या तो किसी एक इंसान ने बनाया है या तो ग्रुप ऑफ पर्सन ने बनाया है, यूजिंग देयर ओन एफर्ट, यानी कि उन्होंने खुद का अपना एफर्ट लगाया है, अपना दिमाग लगाया है, और जो पहले से अवेलेबल नहीं था पब्लिक डोमेन में। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कॉपी पेस्ट किया, नहीं, वो चीज वो है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा अपना वीडियो है, इसको मैंने अपना दिमाग लगा के बनाया है, इसमें मैं मेहनत कर रहा हूं। ये जो नोट्स आप देख रहे हो उसको मैंने डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया है। ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा नोट्स ऐसा नहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको ये जो प्रिसाइज नोट्स मैंने अपने तरीके से बनाया है, तो मतलब ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने अपने माइंड के जरिए क्या किया है, क्रिएट किया है। तो कोई भी वो चीज जो डिजिटली, याद रखिएगा, जो डिजिटली आप क्रिएट करते हैं वो रिसोर्स आपका है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो ये वीडियो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर एन इन्वेंशन रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। कोई आप सामान बनाते हैं, कोई प्रोसेसेस आप डिफाइन करते हैं, कोई नया डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी बनाते हैं, कोई भी एक आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, लोगो बनाते हैं। तो ये सारी चीज आपने लोगो बनाया, आपने बहुत एफर्ट करके लोगो बनाया, तो वो लोगो जो है वो क्या है, आपका अपना पर्सनल, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय यू, ठीक है, और जो आपने खुद की मेहनत से बनाया है, ना कि कॉपी पेस्ट करके बनाया है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल में अ वीडियो बीइंग क्रिएटेड बाय यू, जैसे मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं, एंड आइडिया इनोवेटेड बाय यू, कोई एक ऐप आपने बनाया, जैसे कि सपोज कि किसी ने तो आइडिया दिया था कि फूड डिलीवरी ऐप बनाते हैं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप बनाते हैं, किसी ने सोचा होगा कि मैसेजिंग ऐप बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया है। तो ये आइडिया जो होता है वो पर्सनल होता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई ब्लॉग आपने लिखा है किसी टॉपिक पे, आपने अपना दिमाग लगा के अपना पढ़ के कहीं से लिखा है, खूब सारी स्टडी करके, और कोई कॉपी पेस्ट करके बोल दे कि मेरा है, तो कितना मजा आता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो द थिंग, द आइडियाज, द वीडियोज, द इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय यू व्हाटसोएवर, ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं?
अब सिंपल सा बात है कि अगर आप कोई जमीन खरीदते हो तो आपने जमीन खरीदा तो मतलब आपने उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपनी मेहनत इन्वेस्ट की, तो वो जमीन आपकी है। तो ऑब्वियस सी बात है कल को कोई आके उस जमीन पे हमला ना बोल दे या उस जमीन को हथिया ना ले, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने कुछ राइट्स दिए हैं कि भैया आप अपना पेपर शो कीजिए कि ये जमीन आपकी है, तो डेफिनेटली वो जमीन आपकी रहेगी। इन द सेम केस अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपका हक बना रहे, कोई उसको चुरा ना पाए। और अगर कोई चुराता भी है तो कैसे आप उसको बैक करेंगे, यानी कि आप अपना कैसे शो करेंगे नहीं ये मेरा है तुमने कैसे चुरा लिया। उसके लिए हमारे पास जो टर्म होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इन शॉर्ट वी से इट आईपीआर। क्या कहता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि आईपीआर इज ए स्टैट्यूटरी राइट, ये एक राइट है ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट देती है टू द ओनर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे इस वीडियो को कोई दूसरा कोई मिसयूज कर रहा है, बोल रहा है मैंने बनाया है, ठीक है, तो हालांकि मेरी फोटो इसमें दिख रही है लेकिन फिर भी कोई बोले कि नहीं मैंने बनाया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी होती है इसमें फोटो नहीं दिखती, उसको लोग डाउनलोड करके खुद के चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी मेरी थी, आप उसको नहीं यूटिलाइज कर सकते अपने पर्सनल एस्पेक्ट के लिए, पर्सनल कमर्शियल यूज के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वही चीज है कि जो गवर्नमेंट देती है उनको राइट, ठीक है, ओनर्स को उनकी प्रॉपर्टी के लिए और एप्लीकेंट्स को ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द आईपी, यानी ताकि दूसरा कोई आपके रिसोर्स को, आपकी चीज को, आपके आइडियाज को, आपके इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट ना कर सके, बर्बाद ना कर सके। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समवंस ओन हार्ड वर्क, ये किसी की अपनी कड़ी मेहनत होती है। एंड इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए टू बूस्ट द मोरल ऑफ क्रिएटर, ताकि जो क्रिएटर है, बेसिकली क्रिएटर वर्ड इसलिए मैंने यूज किया कि जो उस आइडिया को क्रिएट करता है, जैसे मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, कोई भी किसी भी ऐप को क्रिएट करता है, बनाता है, तो जो उसका मालिक है, जिसने अपनी पूरी कड़ी मेहनत से जो चीज बनाई है, मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई और वो 100 मतलब 10 सालों में बहुत या 1 साल में बड़ी मेहनत करके बनाई, और कोई उसको चुरा के ले गया, बोला ये मैंने बनाई है, नाम उसने अपना डाल दिया नीचे, तो कितना बुरा लगता है। तो दैट इज उन सब राइट्स के लिए, उन सब चीजों के लिए हमें जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उन चीजों से बचने के लिए, या फिर किसी ने चोरी कर लिया है, जैसे चोरी करने पे कौन सी सजा मिलेगी, कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा। तो वैसे ही आईपीआर हमें हमारी चीज वापस लाके देगा, ठीक है। आईपीआर गिव्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द क्रिएटर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सो दैट देयर कंटेंट कांट बी मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और स्टोलन, यानी कि आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की वजह से ही कोई भी क्रिएटर अपने कंटेंट को बचा के रख सकता है, ताकि कोई और उसको मिसयूज ना करे, ऑल्टर ना करे या कोई चुरा ना ले, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई शुड एन आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बी प्रोटेक्टेड, क्यों प्रोटेक्टेड होनी चाहिए? तो अगर आप मुझे ही ले लीजिए, मैं अपने पे ही समझाऊं, मेरी वीडियो है, ऑब्वियस सी बात है मैं इसको मोनेटाइज करता हूं, इससे मेरे को कुछ अर्निंग आती है, जो एडवर्टाइजमेंट इस पे आते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई और अपलोड कर दे अपने चैनल पे ये बोल के ये मेरी वीडियो है, तो मेरी अर्निंग तो कम हो जाएगी, तो दैट इज अ लॉस फॉर मी। मैं इतनी मेहनत करके फिर काम क्यों कर रहा हूँ? मुझे लॉस हो तो मैं कल से काम करना बंद कर दूंगा। तो इससे क्या होगा? नए आइडियाज नहीं आएंगे, नए लोग सामने निकल के नहीं आएंगे, उनको लगेगा अरे मैं वहां तो जाऊंगा तो चोरी ही हो जाएगी मेरी चीज, फिर बनाए क्या फायदा है? तो मतलब आप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? ताकि आपकी मेहनत आपके पास रहे। आप नहीं करते हैं, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एन एसेट एंड कैन बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर कमर्शियल गेन्स और इन एनी मैनर। ऑब्वियसली पैसे कमाने होते हैं, बहुत सारे लोग क्यों इतना काम करते हैं? क्योंकि वो पैसे कमाने जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि पता चले कि उनके चीजों को कोई और मिसयूज करके वो पैसे कमा रहा है। नेक्स्ट है आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर मे इंटेंड टू स्टॉप others from manufacturing and selling products and services which are duly protected by him, यानी कि अगर क्या लिखा हुआ, आईपी ओनर में इंटेंड टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ड्यूली स्पेलिंग DULY होगा, ड्यूली, विच आर ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय हिम। मतलब क्या हुआ कि सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ओनर है वो दूसरे किसी को मना कर सकता है, भैया ये चीज मेरी है, आप मत बेचिए, ये चीज मेरा आइडिया है, ये आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कीजिएगा तभी तो वो किसी को बोल सकता है। अगर इसके लिए कोई नियम कानून ही नहीं होगा तो क्या बोलेगा? ठीक है, मतलब कोई आइडिया, मैंने उस आइडिया को चुराया, कोई काम करे तो मैं उसको बोल सकता हूँ ना, भैया आप ये काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये मेरी पर्सनल चीज है, इसलिए प्रॉपर्टी इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। आईपी ओनर कैन सेल, अब आईपी ओनर आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बेच भी तो सकते हो, कोई आइडिया अपनी बेच सकते हो या किसी को लाइसेंस दे सकते हो उसका, ठीक है, कमर्शियल गेन्स के लिए। जैसे मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे डाली कमर्शियल गेन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे राइट्स हमें देता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर को, यानी कि जब से मैं इस वीडियो का ओनर हूं, ये
इस वीडियो के साथ मुझे क्या करना है, किस तरीके से मुझे इसका फायदा लेना है, कैसे किस तरीके से मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, ये मेरा अपना है और मैं कैसे यूटिलाइज करूंगा, ये सारा जब प्रोटेक्ट होगा तभी तो मैं इसको यूज कर पाऊंगा, अनप्रोटेक्टेड होगा तो कैसे यूज कर पाऊंगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड द ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। आनंद सर ब्रांड नहीं है, आने वाले टाइम में होंगे, जरूर होंगे, आएगा अपना टाइम आएगा। अच्छा ये लाइन जिसे सुने ना, आएगा अपना टाइम आएगा, कमेंट में लिखना, मुझे पता चलेगा कितने लोग मेरी वीडियोस को बहुत थॉरली देखते हैं। तो चलिए, आईपी कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो कल को चल के आप बहुत फेमस करेंगे, ब्रांड वैल्यू बनेगी आपकी। नेक्स्ट है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी मेंशन्ड इन रिज्यूमे। ऑब्वियसली अगर मैं कल को कहीं रिज्यूमे देगा तो मैं लिखूंगा ना कि कोडिटअप चैनल जो है मैं ओन करता हूं और इसमें अभी 62,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ऑब्वियसली शायद किसी दिन मैं ये बोलूं कि कोडिटअप पे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप सबका साथ रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट है आईपी कैन बी मेंशन्ड इन रिज्यूमे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी राइट, पीआर मतलब प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट सर्टिफिकेट एस्टैब्लिशेस लीगल एंड वैलिड ओनरशिप। ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी राइट्स की जैसे सर्टिफिकेट मैं ले लूंगा तो अब मतलब वो मेरा है। ठीक है, मतलब लीगली भी क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा। क्लियर, तो इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है कितने तरह के होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पेटेंट ले लेते हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है, टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजीज। तो पेटेंट क्यों लेते हैं, टेक्नोलॉजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए कौन सा एक्ट है, द पेटेंट एक्ट। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बनाया जा सकता है टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगोज, लेबल्स, इनके लिए यह है ट्रेडमार्क एक्ट। डिजाइन, जो आप डिजाइन बनाते हैं टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन, कोई ऑर्नामेंट है, कोई डिजाइनिंग आपने बनाई, कोई हीरे का हार बहुत ही बढ़िया डिजाइन किया आपने, उसका क्या लिया, भैया मेरा अपना है, तो ये डिजाइन एक्ट के जरिए आपने उस डिजाइन को कॉपीराइट कर लिया ताकि उस डिजाइन को यूज नहीं कर सके। जैसे कार होते हैं, कोई भी कार खरीदते आप देखें, कोई भी दो कार की डिजाइनिंग बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल नहीं होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रखेंगे। क्यों, क्योंकि उधर उन्होंने वो कहा कि ये डिजाइन, चूंकि ये कार की डिजाइन इस तरह की डिजाइनिंग मैंने की है, मैंने अपना दिमाग लाया है, तो वो कंपनी का अपना हो गया। उस डिजाइन को आप यूज तभी कर सकते हैं जब वो चाहे वो पैसे देके, चाहे ऐसे ही। इसलिए सारे कार के ब्रांड्स के डिजाइन अलग अलग होते होंगे, आप देख लेंगे। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई, टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट। बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किसी खास कंट्री में मिलती है, तो वो उस कंट्री के लिए फिक्स करते हैं कि भाई ये सामान इस कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपीराइट, टू प्रोटेक्ट लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी आर्ट टाइप का वर्क है, द कॉपीराइट एक्ट, ताकि आपका कोई आर्ट न चुरा सके। ठीक है, ये होते हैं काइंड्स ऑफ आईपीआरस। बहुत सारे आईपीआरस हैं, उनको ईयर वाइज मैंने दिया गया है। ठीक है, तो आईपीआरस प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ अ कंट्री स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। इन इंडिया में आईपीआर कैन बी प्रोटेक्टेड एंड मोनोपोलाइज्ड एज पर एक्ट, सम ऑफ देम आर, यानी इंडिया में कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं आईपीआर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं। पहला क्या एक्ट बनाया गया है, द पेटेंट एक्ट, बताया भी थोड़ी देर पहले 1970, दूसरा द डिजाइन एक्ट 2000, तीसरा ट्रेडमार्क एक्ट 1999, द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999, पांचवा द कॉपीराइट एक्ट 1957, छठा प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल सर्किट्स, लेआउट एंड डिजाइन एक्ट 2000, एंड लास्ट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। 7 ये हैं, कम से कम इन 7 के ईयर को जरूर याद कर लीजिएगा कि किस किस ईयर में ये सारे एक्ट्स बनाए गए हैं। ये सारे किसी ना किसी तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि जैसे कॉपीराइट एक्ट क्या होता है, जैसे कोई मूवी आई, आपने उसको डाउनलोड करके जो है टेलीग्राम से देख लिया, कॉपीराइट किया, मतलब आपने कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन किया। अगर वो चाहे तो आप पर केस कर सकता है, किस रूल का यूज करके, कॉपीराइट एक्ट का यूज करके 1957 में जो बनाया गया था। तो ये था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमें ओपन सोर्स की फिलॉसफी समझनी होगी, एग्जैक्टली ओपन सोर्स होता क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले ये समझिए कि जो भी सॉफ्टवेयर हमारी इंडस्ट्री में आते हैं, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पब्लिश होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। या तो वो
सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि उसके लाइसेंसेस को खरीदना पड़ता है, और दूसरे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर हमें फ्रीली अवेलेबल मिलते हैं, जिनका सोर्स कोड मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जिस कोडिंग को यूज किया गया है वो कोड भी हमें फ्रीली अवेलेबल हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सोर्स, मतलब ओपन सोर्स फिलॉसफी। मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसको फ्रीली आपको अवेलेबल कराया गया है। सो मीन्स सॉफ्टवेयर कैन बी इधर लाइसेंस्ड, यानी कि आप इसके लाइसेंस को खरीदेंगे, ठीक है, या इट कैन बी ऑफ फ्री। तो लाइसेंस वाले के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे हम फ्री सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो क्या कहता है इसमें कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रेफर्स टू दोज कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये उन कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर को रेफर करता है या प्रोग्राम्स को हुज लाइसेंसेस की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, LICENCES, ठीक है, लाइसेंसेस डू नॉट इम्पोजेस मच कंडीशंस, यानी कि इनके कंडीशंस ज्यादा इम्पोज, मतलब ज्यादा इनके लाइसेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। सच सॉफ्टवेयर गिव्स अस, यानी कि ये वैसे सॉफ्टवेयर हमें देते हैं फ्रीडम टू यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे, स्टडी के लिए हम उसमें स्टडी कर सकते हो सॉफ्टवेयर की मदद से, हम किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको दोबारा से हम दूसरे लोगों को दे सकते हैं, उसकी कॉपीज, मतलब आप उसको कॉपी करके किसी दूसरे को दे सकते हो ताकि वो भी क्या कर सके, उसको यूज कर सके। ओरिजिनल प्रोग्राम को आप मॉडिफाई कर सकते हो बिना किसी पेमेंट्स के। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली इसी वजह से लाया गया था, क्योंकि पहले जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर बनते थे, मतलब उसको यूज करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती थी, प्लस अगर आपने पेमेंट करी तो सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर सकते थे, कोई दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता था, बहुत तरह की लिमिटेशंस होती थी। तो सॉफ्टवेयर जो था वो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से कमर्शियल पर्पज से ही बनाया जाता था। तो अब क्या हुआ कि दूसरे तरह के जो एक और तबका आया, जो तबका ये बोला कि भाई अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप सिर्फ पेमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो ये सही नहीं है, हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स टर्मिनोलॉजी, जिसके तहत जो भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे वो सॉफ्टवेयर्स जो है फ्रीली अवेलेबल किए जाएंगे, ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, यूज कर सके, और टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांसमेंट्स आ सके। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनाया गया है, किस कोडिंग का यूज करके बनाया गया है, वो भी हम अवेलेबल करा देंगे, ताकि उस सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस करना कोई चाहे तो आप आसानी से कर सके, और साथ ही साथ उसको अपने तरीके से कस्टमाइज कर सके। कस्टमाइज का मतलब होता है कि उसमें जो भी आपको अपने तरीके से चेंजेस करने हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे कि एक टेम्पलेट्स होता है, आप देखोगे प्रेजेंटेशन में टेम्पलेट्स होते हैं, तो टेम्पलेट्स आपको डिजाइनिंग दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट कलर दे देते हैं, परफेक्ट जगह कहां कहां कौन सी चीज आनी चाहिए वो दे देते हैं, लेकिन टेक्स्ट आपको बाद में डालना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि आपको हर चीज मिल जाएगी, बस आप उसको क्या करोगे, अपने अकॉर्डिंग चेंज करके यूज कर लोगे। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स फिलॉसफी कहते हैं। देयर आर टू टर्म्स विच आर कंफ्यूजिंग, दो टर्म है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पहले उनके बारे में हम देख लें। पहला जो टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्री सॉफ्टवेयर, और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन दोनों में क्या फर्क है, ओपन सोर्स तो हम जान गए क्या होता है, लेकिन बेसिकली फिर से हम एक बार दोनों को पढ़ेंगे कि फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में। क्या कहता है कि फ्री सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर दैट इज फ्रीली एक्सेसिबल, यानी जो फ्रीली एक्सेसिबल है एंड कैन बी यूज्ड, उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट्स, यानी कि वो है ना फ्री फ्री फ्री, वो वाला कॉन्सेप्ट है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए, जिनकी कॉपी करके दूसरे किसी को देने के लिए, इनके कोड को मॉडिफाई करने के लिए, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट, किसी भी तरह की पेमेंट, पैसा आपको उस कंपनी को नहीं देना होता जिस कंपनी ने इसको बनाया है, जिस इंडिविजुअल ने उसको बनाया है। ठीक है, अब यहां आते हैं रिचर्ड स्टॉलमैन्स डेफिनेशन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। उन्होंने ये डेफिनेशन में चार चीजें डाली, इन्होंने रिचर्ड स्टॉलमैन्स ने, ठीक है, क्या डाला, पहला डाला फ्रीडम टू रन, नॉट टर्न, ठीक है, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, यानी कि फ्रीडम, इनका इम्फेसिस था फ्रीडम पे, फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को हम रन कर सके किसी भी काम के लिए, फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, कैसे वो काम करता है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप किसी प्रोग्राम को जानना चाहते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की कैसे काम करता है, तो उसका सोर्स कोड तो आपको होना चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। स्टडी कैसे करेंगे अगर आपके पास सोर्स कोड ही नहीं रहेगा, तो आप स्टडी कैसे करेंगे। तो वही है कि फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, यानी कि एक्सेस होना चाहिए आपके सोर्स कोड का, ताकि समझ सके, कोई अगर समझना चाहे तो वो समझ सके कि कैसे वो कोड वर्क एग्जैक्टली करता है। नेक्स्ट 3, फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज, यानी कि इसकी बहुत सारी कॉपीज, यानी कि सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे, तीसरे, चौथे को भी दे पाए। नेक्स्ट लास्ट,
फ्रीडम टू इंप्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज न्यू वर्जन, यानी कि ऑब्वियसली बात है किसी के पास अगर उसका कोड अवेलेबल है तो उसमें वो जो भी चाहे चेंजेस कर सके और उसको चेंजेस करने के बाद वो उसका नया वर्जन किसी को भी रिडिस्ट्रीब्यूट कर सके। मतलब फ्रीडम इन एनी मैनर विदाउट एनी कॉस्टिंग इज कॉल्ड व्हाट, फ्री सॉफ्टवेयर, राइट। तो हमने पहला कर लिया जो है हमारा फ्री सॉफ्टवेयर, और जो दूसरा है हमारा वह है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, तो इसमें लिखा हुआ है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड, यानी कि इसको फ्रीली हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, फ्री सॉफ्टवेयर में मैंने क्या बताया कि ये फ्री होता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री होता है। ठीक वैसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं, करते हैं एग्जैक्टली, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन ये फ्री ऑफ चार्ज नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। मतलब एक एक्सटेंट तक फ्री ऑफ चार्ज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एक एक्सटेंट तक, ठीक है। लेकिन जैसे हियर द होगा यहाँ पे, हियर द कंपनी, ठीक है, में हियर ये कंपनी द कंपनी दो बार आ गया, हियर द कंपनी में चार्ज पेमेंट्स, यानी कंपनी क्या कर सकती है, पेमेंट्स चार्ज कर सकती है फॉर द सपोर्ट, किस लिए, सपोर्ट के लिए, एंड फॉर द डेवलपमेंट्स। मतलब देखिए एक सॉफ्टवेयर बना के रखा गया, आप चाहे तो उसको फ्रीली यूज कर सकते हैं क्योंकि उसको फ्रीली यूज करने के लिए ही डाला गया है। लेकिन अगर उस सॉफ्टवेयर मान लीजिए वो आपको एक तरह से टेम्पलेट के रूप में डाल दिया गया, वो आपको अच्छा लगा, तो आप उसको एग्जैक्टली तो यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करें और उसमें कुछ आप मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स कराना चाहते हैं, उसको अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को पैसे देने होंगे। तो ये भी, इसका भी सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स का नाम ही है ओपन सोर्स, तो सोर्स कोड अवेलेबल होता है, बट ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है, यही बस जानना है। तो फ्री मतलब कंप्लीटली फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब एक लेवल तक जो होता है वो फ्री होता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कराना चाहते हैं, उसमें कुछ एनहांसमेंट्स कराना चाहते हैं, एडवांसमेंट कराना चाहते हैं, उसको अपने कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। एक चीज जो जाननी है यहां पे कि हियर इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को जो सोर्स कोड होता है वो फ्रीली भी अवेलेबल होता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर में भी फ्रीली अवेलेबल होता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में भी फ्रीली अवेलेबल होता है। मेजर डिफरेंस क्या है, फ्री इज कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री, वेयर एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक एक्सटेंट तक फ्री है, बट अगर आप फर्दर डेवलपमेंट्स कराना चाहते हैं, उसमें कुछ कस्टमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, राइट। नाउ एक टर्म होता है फ्रीवेयर और एक टर्म होता है शेयरवेयर। ये दोनों क्या होते हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो द टर्म फ्रीवेयर इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्रीवेयर हम उसको कहते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर कहते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन। और आप जैसे आपने उसको डाउनलोड किया, आप कॉपी करके किसी और को दे सकते हैं, वो किसी और को दे सकता है, तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी अलाउड होता है, बट नॉट मॉडिफिकेशंस, लेकिन उसमें कोई मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं होता है। एंड इट्स सोर्स कोड इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, और इसका सोर्स कोड भी अवेलेबल नहीं होता है। याद रखिएगा, फ्रीवेयर फ्रीली आप यूज कीजिए, जितने लोगों को देना है दीजिए, लेकिन ना ही उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे और ना ही उसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरवेयर, क्या कहता है, तो शेयरवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है, विच इज अवेलेबल विद द फैसिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी इसको आप कॉपी कीजिए और दूसरे लोगों को देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूट द कॉपीज विद अ लिमिटेशन, एक लिमिटेशन के साथ, that after a certain period of time the license fee should be paid, यानी कि ये क्या होता है, कुछ दिनों के लिए, जैसे 15 दिनों के लिए फ्री ट्रायल के रूप में आपको दे देगा, 30 दिनों की फ्री ट्रायल के रूप में दे देगा, 2 महीने 6 महीने फ्री ट्रायल के रूप में दे देगा। लेकिन उस फ्री ट्रायल के खत्म होने के बाद अगर आप उस सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं यूज करना, तो उसके लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। इट इज नॉट फ्री एंड ओपन सोर्स एज, ये ना ही फ्री है और ना ही ओपन सोर्स है। क्यों, पहला, इट्स सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, सोर्स कोड इसका अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा, मॉडिफिकेशन टू द सॉफ्टवेयर आर नॉट अलाउड, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होंगे शेयरवेयर, उसमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं होता है। तो क्या ध्यान देने वाली बात है, आप यूज तो कर सकते हैं शेयरवेयर को, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ
टॉपिक्स मतलब कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ पढ़ने से अच्छा है कि वो पढ़े जो प्रिसाइज है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों से मैक्सिमम तौर पे, जैसे हमने क्या पढ़ लिया, हमने ओएसएस पढ़ लिया, हमने ओएसआई नहीं वीजा कुछ नहीं पढ़ा, बस हमने ओएसएस पढ़ा, इसी से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। इसमें आपको बस सिर्फ ये जानना है कि इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। इनके बारे में अगर आप और डेप्थ में जानना चाहते हो तो क्वेश्चंस उस डेप्थ से नहीं निकलते हैं, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस मैक्सिमम जो निकलेंगे वो इनके फुल फॉर्म से निकलेंगे, ठीक है। तो ओएसएस का फुल फॉर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फॉस का FOSS फॉस का फुल फॉर्म फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्लॉस का फ्री लाइबर या लीवर दोनों होता है, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कहीं कहीं अगर ये भी है तो भी सही है ये वर्ड, या कोई कहीं कहीं ये वर्ड है तो वो भी सही है। नेक्स्ट है GNU, इसका फुल फॉर्म थोड़ा ध्यान से सुन देखिएगा। GNU का G जो होता है उसका ही फुल फॉर्म होता है GNU। GNU के G का फुल फॉर्म खुद GNU होता है, तो GNU नॉट यूनिक्स, G से GNU, N से नॉट, U से यूनिक्स, ये फुल फॉर्म है। FSF का फुल फॉर्म फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, OSI का फुल फॉर्म ओपन सोर्स इनिशिएटिव, W3C का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, एंड नेक्स्ट लास्ट वीजा। तो जैसे ये GNU है उसी पैटर्न पे वीजा है। GNU का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो खुद GNU को रिप्रेजेंट करता है, वैसे वीजा का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो वीजा को ही रिप्रेजेंट करता है। फिर I से क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, S से क्या हो जाएगा सर्विस, A से क्या हो जाएगा एसोसिएशन। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ये सब चीजें नहीं पूछेगा ये सब क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली W3C जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, इवन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस यहीं से निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो टर्म है प्लैगियरिज्म ये होता क्या है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्लैगियरिज्म इज द एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द वर्क, आइडियाज, इमेजेस, साउंड्स और द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस ऑफ अदर्स एज इट इज योर क्रिएशन और योर ओन। यानी कि किसी दूसरे के आइडिया को, किसी दूसरे के इमेज को किसी दूसरे ने मेहनत करी है, जो भी उसने बनाया है, म्यूजिक, साउंड, वीडियो, ऑडियो, कुछ भी जो किसी और का है, जैसे नोट्स बनाया किसी और ने, आप अपने दोस्त के नोट्स की फोटोकॉपी करा लेते हैं, बोलते हैं मेरा नोट्स है, राइट। तो ये एक तरह से प्लैगियरिज्म का एग्जांपल मैंने दिया है। प्लैगियरिज्म इंटरनेट पे, यानी कि अगर हम कहें कि इंटरनेट कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी में प्लैगियरिज्म क्या होता है, तो किसी के काम को आपने चुरा लिया, कॉपी पेस्ट मार लिया और आप कहते हैं कि वो आपका काम है। अगर आप ऐसा करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्लैगियरिज्म। अब वो काम जिसने भी बनाया है वो उसका ओन है, मतलब क्या है कि वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो उसका मालिक है। अब उसके काम को आप चुरा के कहते हैं कि वो आपका काम है, तो इट इज नॉट गुड ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। और इसी को हमने जो टर्म दिया है, वी टर्म्ड इट एज व्हाट, प्लैगियरिज्म। ओके, नाउ द वर्ड प्लैगियरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लैगेरिया। शायद मैं स्पेलिंग में गलत बोल रहा हूं, मैं स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन तो इसे गलत हो, प्लैगियरे, राइट, प्लैगियरे, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है विच मीन्स टू किडनैप और एब्डक्ट, यानी कि आपने किडनैप कर लिया किसी आइडिया को, आपने क्या कर लिया, किडनैप कर लिया है। किसी की चोरी, मतलब इट इज अ थीफ, आपने चोरी की है, ठीक है, किसी की चोरी की है, किसी के आइडिया की या किसी के नोट्स की, किसी के ब्लॉग की, किसी के ब्लॉग की कोई ऑडियो, कोई वीडियो जो किसी ने मेहनत करके बनाया है, ठीक है, और आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि वो आपका है, तो दैट इज कॉल्ड प्लैगियरिज्म। सिंपली वी कैन से दैट, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्लैगियरिज्म इज स्टीलिंग, STEALING, स्टीलिंग समवन्स इंटेलेक्चुअल वर्क, किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को आपने क्या किया, चुराया है, एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, और आप इसको क्या कर रहे हैं, अपने खुद के काम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मैंने बनाया है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लैगियरिज्म, एंड इट इज एन ऑफेंस, ये एक ऑफेंस है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऑफेंस है, ये गुनाह है एक तरह से कह सकते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट वाइज कहें कि व्हाट इज प्लैगियरिज्म, कि प्लैगियरिज्म क्या होता है, तो सबसे पहला इसमें टॉपिक जो आता है वो ये होता है कि प्लैगियरिज्म इज स्टीलिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं पहले, क्या है उसके बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी बंदे का, यानी कि जैसे मैं हूं, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, कोई डाउनलोड करके उसको अपने चैनल पे अपलोड कर दे, बोले ये मेरा वीडियो है। अब इसे मेरा फोटो है तो ये प्रूफ मैं करूंगा कि ये मेरा है, ठीक है, बट कोई कह सकता है कि ये मेरा वीडियो है, मैंने इसको बनवाया है आनंद से, तो ही नीड्स टू प्रूव इट, राइट।
तो मतलब क्या है कि मेरे कंटेंट को आप अपना बना के अगर कहीं बेच रहे हो, कहीं डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्लेगियरिज्म। ओके, नाउ बी क्या है? प्लेगियरिज्म इज चीटिंग। ऑब्वियसली आप चीट कर रहे हो। प्लेगियरिज्म इज एन एकेडमिक ऑफेंस। एकेडमिक ऑफेंस है, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिकली आपने गुनाह किया है, आपने मेरे कंटेंट को चुराया है एक तरह से। प्लेगियरिज्म इज एकेडमिक थेफ्ट, चोरी है, गुनाह है, जो भी आप कह लीजिए, वो चीजें होती है क्या? प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट है एक्ट दैट इज कंसिडर्ड एज प्लेगियरिज्म। कौन कौन सा ऐसा काम है जो प्लेगियरिज्म की गिनती में आता है? पहला काम, यूजिंग अदर ऑथर्स वर्क एज रिप्रेजेंटिंग इट एज योर्स। मतलब आप दूसरे किसी के ऑथर का काम खुद जो है वो लेके बैठ गए कि ये मेरा है, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया, कह रहे मेरा है, नहीं, वो चीज क्या कहलाएगी? प्लेगियरिज्म कहलाएगी। सेकंड, यूजिंग समवन एल्स वर्क, किसी दूसरे को काम को वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म देन इंटेंडेड ओरिजिनली बाय द ऑथर क्रिएटर। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज है, कोई वीडियो किसी ने बनाई, कुछ भी बनाया, अब उसमें वो वीडियो जो उसने बनाई थी वो किसी और चीज के लिए बनाई थी, आपने उसमें से कुछ कुछ पोर्शन निकाला और उसको एक गलत मीनिंग दे दिया, ठीक है। बहुत बार आप देखते होंगे कि कोई वीडियो का एक छोटा सा पार्ट निकाल के उसको एक गलत मीनिंग के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, अगर वो वायरल हो गया, ठीक है, तो वो चीज भी क्या होती है? कम्स अंडर प्लेगियरिज्म। कि आपने जिस काम के लिए बनाया था उस कंटेंट को, जिस काम के लिए उस कंटेंट को बनाया गया था, आपने उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया कि उसका काम ही खत्म हो गया, मतलब कि उसने उसको गलत आपने एक रास्ता दे दिया, तो दैट इज आल्सो प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग समवन्स प्रोडक्शन लाइक म्यूजिक इटीसी विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट्स क्रिएटर। मतलब आपने जो है कुछ मॉडिफाई किया, जैसे किसी और के म्यूजिक को आपने मॉडिफाई किया, लेकिन आपने उसको एट्रीब्यूट नहीं दिया। एट्रीब्यूट मतलब आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया प्रॉपर फॉर्मेट में। आजकल आप देखते होंगे कि म्यूजिक तो पुराना वाला ही रहता है, गाने वाले बहुत नए नए सिंगर्स बन गए हैं, गाने वाले क्या हो गए? बहुत नए नए सिंगर्स आ गए हैं, तो वो म्यूजिक वही पुराना वाला यूज करते हैं, गाते हैं अपने आवाज में है, ठीक है, तो लेकिन वो ट्रिब्यूट देते हैं कि ये म्यूजिक जो है मैंने टी सीरीज से लिया है। तो मतलब अगर आप किसी के क्रिएशन को यूज कर रहे हैं तो बकायदे उसको उसका एट्रीब्यूट दीजिए, उसको बताइए, उसको प्रेज कीजिए कि हाँ, आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैंने आपके इस म्यूजिक को क्या किया है? यूज किया है। तो ये चीज जो है वो प्लेगियरिज्म में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको नहीं बताते हैं विदाउट एट्रीब्यूटिंग, तो गलत है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू अवॉइड प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म को अवॉइड कैसे करते हैं? सबसे पहला, यूज योर ओन आइडियाज। ऑब्वियस सी बात है, आप अपने आइडियाज को यूज कीजिए ना, किसी का क्यों चोरी करते हैं, ठीक है। दूसरा है साइट द सोर्स व्हेन समवन एल्स आइडियाज आर यूज। यानी कि आप अगर किसी और के आइडिया को यूज कर रहे हैं तो बताना होता है आपको कि आपने ये चीज कहां से ली है, ठीक है। आप अगर बता देंगे तो प्लेगियरिज्म नहीं है, ठीक है। ऑलवेज एक्नॉलेज द सोर्स। हमेशा आपने उस सोर्स, वो चीज कहां से उठाई है, कहां से उसको लेके आप दिखा रहे हो, समझा रहे हो या किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, बताना होता है। एंड टेल योर रीडर, अपने रीडर को आप बताइए कि कहां से आपने ये आइडियाज लिए हैं, अगर आपने किसी का आइडिया लिया है तो, ठीक है। इन दैट केस आप बता देते हैं तो दैट इज नॉट कॉल्ड प्लेगियरिज्म। यूजुअली बुक में आप देखिएगा जब कहीं कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं तो उसमें लिखा आता है कि दिस थिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक, यानी कि आपने उस बुक को एक्नॉलेज किया, आपने उस सोर्स को बताया कि आपने ये डेटा कहां से उठाया, ये चीज जो, ये इंफॉर्मेशन जो आपने कहां से उठाई। इन दैट केस इट विल नॉट बी प्लेगियरिज्म, क्योंकि आपने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो मैंने डेफिनेशन उठाया है किसी पार्टिकुलर चीज का, वो इस बुक से उठाया है, इस जगह से उठाया है। नेक्स्ट है रीराइट अदर्स आइडिया इन योर वर्ड्स। यानी जैसे सपोज ये नोट्स है, हो सकता है ये नोट्स किसी बुक से ही लिया गया हो, लेकिन एग्जैक्टली सेम वर्ड्स ना लेके आप उसको अपने वर्ड्स में चेंज कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर कोई पूछता है कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन तो एक ही होता है। अब उसको 50 लोग 50 तरीके से लिख सकते हैं, 500 लोग 500 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का डेफिनेशन तो नहीं बदलेगा, ठीक है। वही चीज है। नेक्स्ट है टेक केयरफुल नोट्स। ध्यान रखिए हमेशा, जब भी आप कभी भी यूज करते हैं किसी दूसरे के आइडियाज को, उसको जरूर एक्नॉलेज कीजिए, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएं। और लास्ट है डेवलप योर ओन राइटिंग स्किल्स। हमेशा अपनी राइटिंग स्किल्स को क्या करें? इंप्रूव करें, ताकि किसी दूसरे के आइडियाज को आपको लेने की जरूरत ना पड़े। और अगर आप लेते भी हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या करें? रिप्रेजेंट करें। सो ये था सब कुछ प्लेगियरिज्म के बारे में। तो प्लेगियरिज्म अगर हम एक मतलब संक्षिप्त में, बिल्कुल शॉर्ट में कहें, किसी दूसरे के आइडिया को आप अपना कह के रिप्रेजेंट करते हो, वो प्लेगियरिज्म कहलाता है। ये एक ऑफेंस है, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, अगर प्लेगियरिज्म से बचना है तो क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होती क्या है। देखिए,
द लाइसेंसेस आर द परमिशंस, यानी ये क्या होते हैं, परमिशंस होते हैं गिवन टू समवन, जो हम किसी को देते हैं, टू यूज अ प्रोडक्ट और समवन्स क्रिएशन, ताकि वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को, यानी जो किसी दूसरे ने बनाया है उसको वो क्या कर पाए, यूज कर पाए। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज बनाई है और मैं उसका राइट रखता हूं क्योंकि मैंने उसको क्रिएट किया है, तो अगर मैंने उसे क्रिएट किया है तो वो मेरे राइट के अंदर आता है। अब अगर आप वो चीज यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे से उसका परमिशन लेंगे कि भैया आप मुझे इसको यूज करने का परमिशन दीजिए। तो अगर मैं आपको परमिशन दूंगा तो उसके एवज में आप मुझे पैसे देंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक फी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप मेले में जाते हैं, मेले में बहुत सारे झूले होते हैं, तो झूले का जो ओनर होता है वो कुछ चार्जेस लेता है और आपको झूलने पे झूलने देता है, यही होता है ना। तो वही चीज होता है बिल्कुल सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग। किसी ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, किसी बड़ी कंपनी ने बहुत सारे इंजीनियर्स को हायर किया, हायर करने के बाद उसने क्या किया, सॉफ्टवेयर को बनाया। अब उस सॉफ्टवेयर को अगर आप खरीदना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उसने दे दिया, नहीं, ये होता है लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि वो बना के उसका सारा का सारा मालिकाना हक उसके पास है, वो सिर्फ आपको यूज करने का परमिशन क्या कर देगा, दे देगा, एंड दैट्स इट। वही चीज होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, राइट। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉपीराइट और एक होता है कॉपी लेफ्ट। ये दोनों चीजें क्या होती है, तो कॉपीराइट डिफाइंस द ओनरशिप राइट्स, यानी ये ओनरशिप राइट्स को डिफाइन करता है। इट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ राइट्स, ये कुछ नहीं है बल्कि कलेक्शन ऑफ राइट्स है ऑफ द क्रिएटर, किसका, क्रिएटर का, यानी क्रिएटर के पास कौन कौन से राइट्स होंगे ये कौन डिफाइन करता है, कॉपीराइट, ठीक है। क्रिएटर ऑफ अ वर्क सच एज डिजाइन, मान लीजिए कि उस क्रिएटर ने डिजाइनिंग कुछ बनाई हो, कोई डिजाइन बनाया हो, कोई लोगो बनाया हो, कोई सॉन्ग बनाया हो, कोई मूवी बनाया हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाया हो, बहुत सारी चीजें। जैसे आप देखते होंगे आजकल एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि मूवी को जो है पायरेटेड आप मत देखिए, इससे डिमोटिवेट होता है हमारा बॉलीवुड या हॉलीवुड इंडस्ट्री। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप अगर उसको डाउनलोड करके उसको देख लीजिएगा तो इतना पैसा जो उन्होंने लगाया है अपनी मूवी को क्रिएट करने में, वो फिर कैसे आप पीवीआर में जाके देखिएगा तभी तो वो सारे पैसे उनसे निकालेंगे, है ना। तो वही चीज होता है कि किसी ने पैसे लगा के मेहनत करके डिजाइन बनाया है, सॉन्ग बनाया है, मूवी बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाए हैं। हम बेसिकली कंसर्न है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने कंपनी बनाई है, उसने पैसे खर्च किए हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको यूज करने के लिए उसे कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज चार्जेस। वो एनुअल भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कॉपीराइट होल्डर कैन गिव लाइसेंसेस। कॉपीराइट होल्डर यानी जैसे मैंने मान लीजिए ये वीडियो मेरी है, ये कॉपीराइट इसमें अगर मैं ले लेता हूं, तो मैं अब इस वीडियो को किसको किसको यूज करने के लिए दूंगा, ये मेरा अपना कंसेंट होगा, ठीक है, टू यूज इट्स वर्क इन स्पेसिफिक वे, किसी खास तरीके से। नाउ कॉपी लेफ्ट क्या होता है, कॉपी लेफ्ट इज अ लाइसेंस दैट गिव्स राइट अपोजिट टू कॉपीराइट। कॉपीराइट का ठीक उल्टा होता है क्या, कॉपी लेफ्ट, राइट। कॉपी लेफ्ट ऑफर्स यूजर्स द राइट टू फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई द ओरिजिनल वर्क। यानी कि कॉपी लेफ्ट ये कहता है, जैसे कॉपीराइट कहता है कि भैया जिसका है ओनरशिप हो जाएगी, उसका हक हो जाएगा। कॉपी लेफ्ट कहता है नहीं, हमारे साथ बिल्कुल उल्टा है, कॉपीराइट का बिल्कुल हम उल्टे हैं। हम क्या कहते हैं कि किसी भी यूजर को हम बोलेंगे भैया आप उसको फ्रीली डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फ्रीली मॉडिफाई कीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए, विद द कंडीशन दैट ऑल द मॉडिफिकेशंस एक्सटेंशंस विल हैव सेम कॉपी लेफ्ट लाइसेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर में आपने मान लीजिए कुछ मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे फिर कि ये मेरा हो गया पर्सनल, नहीं, वो भी अवेलेबल होना चाहिए विद कॉपी लेफ्ट, ताकि उसको भी कोई क्या कर सके, यूज कर सके। तो इससे क्या होता है, एक फ्री टाइप का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जहां मिल के लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को और इंप्रूव और इंप्रूव और इंप्रूव करते चले जाते हैं। तो ये हो गया जो ओनरशिप यानी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है, ये हो गया आपको फॉर ऑल। तो दिस इज कॉपी राइट मतलब ओनरशिप, कॉपी लेफ्ट मतलब फॉर ऑल, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। ये तो खैर मैंने उधर ही सब कुछ आपको समझा दिया, बस यहां पढ़ लेते हैं। ये क्या है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, राइट, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कंपनीज टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड कॉपीइंग ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। मतलब कि वही बात है, मैंने बताया ना, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो पैसे लगा रहा है, बहुत बड़ा पैसा लगा के उसने जो वो क्या किया, उसको बनाया। जैसे ओरेकल है, कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, डीसीएस अपना कोई भी सॉफ्टवेयर बनाता है, तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको उससे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यूजुअली होता क्या है, लोग क्रैक ले लेते हैं, ठीक है, पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वो एक तरह से इलीगल होता है, ये भी याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट स्टेट्स दैट नो वन कैन यूज द पायरेटेड या कॉपी ऑफ दैट सेट सॉफ्टवेयर। यानी कॉपीराइट, ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइट ये कहता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर के पायरेटेड या कॉपी वर्जन को यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आप एक ऑफेंस कर रहे हैं, दैट इज साइबर क्राइम। एक तरह से वो साइबर क्राइम होता है पायरेटेड या कॉपीड वर्जन को यूज करना। फ्री एंड ओपन सोर्स लाइसेंसेस आल्सो रिलाई ऑन कॉपीराइट लॉ टू इन्फोर्स देयर टर्म्स। यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स भी कहीं ना कहीं जो होता है वो कॉपीराइट से रिलेटेड होता है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ ये देखा कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब ये हुआ कि आपका सॉफ्टवेयर है, आपने बनाया है, किसी कंपनी ने बनाया है, उसके पास वो मालिकाना हक हो जाता है और उसकी वजह से वो तय करेगा कि आप कितने पैसे, मतलब आप कितने चार्जेस वो आपसे लेगा, उस चार्जेस के बेस पे अपने क्रिएशन को आपको यूज करने देगा विद प्रॉपर टर्म्स एंड
conditions, right? Now let's move to the benefits of licensed software. लाइसेंस सॉफ्टवेयर का क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको हमेशा अपडेशन मिलते रहता है। मतलब कोई सॉफ्टवेयर उसमें कुछ अपडेट्स आए, तो अपडेट्स आने से क्या फायदा होगा आपको कि कोई फैसिलिटी पीछे नहीं थी, पिछले वाले वर्जन में नहीं थी, हो सकता है अगले वाले वर्जन में आपको फैसिलिटी मिल जाए जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आपने पायरेटेड यूज किया तो ऑब्वियसली बात है, जो पुराना वर्जन है वही आप हमेशा यूज करते रहेंगे, है ना? तो वही चीज लिखा हुआ है कि यूजिंग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ, मतलब यूजिंग अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर अगेंस्ट द लॉ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो बेनिफिट्स का मतलब क्या हुआ कि आप लॉ को मानते हैं, रूल को मानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को आप मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है, आप अगर अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, क्रैक वर्जन या कॉपी वर्जन, तो वो अगेंस्ट द लॉ है। पहली चीज, आपको परेशानी कल को हो सकती है। दूसरा, द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव आवर मनी। और अगर मान लीजिए कि हम सही जगह से परचेस करते हैं, हम ऑथेंटिकेट सोर्स से, मतलब कोई चीज जो है, मान लीजिए टीसीएस या ओरेकल जो है वो अपनी वेबसाइट पे 1000 रुपीज का आपको दे रहा है परमिशन, हो सकता है कहीं आपको दूसरी जगह वो आपको बेवकूफ बना रहा हो, बोला मैं आपको 100 रुपीज में दे दूंगा, हो सकता है आप 100 रुपीज दे भी दें, आपका काम भी ना हो, ये भी हो सकता है। थर्ड, वी कैन रिसीव अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट। हमें सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसके कस्टमर केयर से उसका सपोर्ट भी मिलता है। नेक्स्ट है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स टाइम टू टाइम अपडेट्स। ये हमें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट वन इज, लाइसेंस सॉफ्टवेयर प्रोमोट्स द मोरल ऑफ डेवलपर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक डेवलपर हूं और अगर मुझे मेरे डेवलपमेंट के बदले, कह सकते हैं के बदले, मुझे कुछ ऐसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मेरे को अप्रिसिएट किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे चल के मैं क्या करूंगा, और भी अच्छे अच्छे चीजों को क्या करूंगा, डेवलप करूंगा। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग व्हाट, लाइसेंस सॉफ्टवेयर। अब एक चीज है कि ओपन सोर्स लाइसेंस क्या होता है, ठीक है? देखिए, ओपन सोर्स लाइसेंस क्या होता है, तो एज पर ओपन सोर्स इनिशिएटिव, यानी ओपन सोर्स इनिशिएटिव क्या कहता है, तो ये है उसका डेफिनेशन। ओपन सोर्स इनिशिएटिव का क्या डेफिनेशन है कि ओपन सोर्स लाइसेंसेस आर लाइसेंसेस, यानी ये वो लाइसेंसेस हैं दैट कंप्लाई विद द ओपन सोर्स डेफिनेशन, जो ओपन सोर्स डेफिनेशन के साथ ही होते हैं, बिल्कुल उसको कंप्लाई करते हैं। इन ब्रीफ, शॉर्ट में अगर कहें तो दे अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी फ्रीली यूज्ड। वो अलाउ करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या हो सके, फ्रीली यूज हो सके, मॉडिफाई हो सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, आप शेयर कर सके। तो ओपन सोर्स का जो सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि ओएसएस यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो बेसिकली ये होते हैं कि कोई भी उनको क्या कर सकता है, फ्रीली यूज कर सकता है, फ्रीली मॉडिफाई कर सकता है और फ्रीली शेयर भी कर सकता है। सेम वही चीज किसमें आ जाएगा इंप्लीमेंट, ओपन सोर्स लाइसेंस में। यानी ओपन सोर्स लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है जिसके तहत वो सॉफ्टवेयर किसी के द्वारा यूज किया सकता है, बहुत फ्रीली, बिल्कुल ही फ्रीली, मॉडिफाई किया जा सकता है, शेयर भी किया जा सकता है। और कौन कौन से ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं, तो ये 5 ओपन सोर्स लाइसेंसेस आपको याद रखने हैं विथ इट्स फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये फुल फॉर्म से इंपॉर्टेंट है। 5वां कोई फुल फॉर्म नहीं होगा तो 5वां बस, मतलब ये नाम जरूर आप याद रखेंगे कि जीएनयू यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंसेस, एलजीपीएल, जीएनयू के बाद लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, बीएसडी बर्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दिस, और एक चीज के बारे में ये भी रखिएगा, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस। ये पूछ सकता है कि विच वन इज द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस, तो दैट इज एमआईटी सॉरी। और 5वां होता है अपाचे लाइसेंस। तो ये होते हैं ओपन सोर्स लाइसेंस के सारे टर्म्स, फुल फॉर्म याद जरूर रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है पब्लिक डोमेन वर्सेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन, चलिए देखते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज फ्री एंड कैन बी यूज्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। यानी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो फ्री होते हैं और बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। इट इज नेवर रिलेटेड टू फ्रीवेयर, ये कभी भी फ्रीवेयर नहीं होता है। फ्री सॉफ्टवेयर, ये फ्री सॉफ्टवेयर भी नहीं होता है, बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। मतलब जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ना ही कॉपीराइट से कोई मतलब लेना देना होता है और ना ही कोई लाइसेंसिंग से मतलब होता है। तो ये जो फ्रीवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर, ये सब कॉपीराइट या लाइसेंसिंग के अंदर ही आते हैं। तो पब्लिक डोमेन का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड इज नीदर फ्री, ये ना ही फ्री होता है, नॉर अवेलेबल फॉर पब्लिक, ना ही ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। देयर इज अ लाइसेंस, एक लाइसेंस होता है अटैच टू इट, जो इससे अटैच होता है, दैट यूजर नीड टू परचेज बाय। जैसे यूजर को क्या करना पड़ता है, या तो परचेज करना पड़ता है, वही परचेज या बाय दोनों चीजें तो एक ही होंगी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये है सब कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के बारे में। मैंने आपको हर चीज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थी वो बता दी।
अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि साइबर क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, क्राइम इज क्राइम, राइट। क्राइम का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है जिसके लिए आपको क्या मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। अब साइबर क्राइम का मतलब यह हो जाता है कि कोई ऐसा क्राइम जो आपने इंटरनेट बेस्ड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड किया है। मतलब कि कोई भी ऐसा क्राइम जो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का सहारा लेके किया है, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, दैट इज टर्म्ड एज साइबर क्राइम। क्या कहता है, एनी क्रिमिनल ऑफेंस दैट इज डन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, यानी कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस को यूज करके या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करके किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, इंटरनेट को यूज करके किया है, उससे हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। आगे लिखता है कि साइबर क्राइम इज अ जेनरिक टर्म। ये क्या है, जेनरिक टर्म है फॉर, किस लिए, फिशिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के लिए, इलीगल डाउनलोडिंग के लिए। याद रखिएगा, आप जो डाउनलोड करते हैं इलीगल, वो भी इलीगल डाउनलोड होता है। इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, साइबर बुलिंग के लिए, साइबर स्टॉकिंग के लिए, साइबर टेररिज्म के लिए, क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस के लिए, स्पैम के लिए, बहुत सारी चीजें। यानी कोई भी चीज जो आप गलत करते हैं, anything that you are doing wrong on internet using information technology concepts are referred to as what, they are referred to as what, cyber crime. Now let's move further। कहता क्या है, देखिए साइबर क्राइम को पूरा मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करके रखा हुआ है। यानी साइबर क्राइम में सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है हैकिंग। अगर आप किसी के सिस्टम को हैक करते हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज अ साइबर क्राइम। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, स्पूफिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, या सोशल इंजीनियरिंग या प्री टेक्सटिंग भी हो सकता है। ये तीनों हम पढ़ेंगे। दूसरा है साइबर ट्रोल्स एंड साइबर बुलिंग, जिसमें हम स्पेशली साइबर बुलिंग को पढ़ेंगे। साइबर स्टॉकिंग, स्कैम्स, इलीगल डाउनलोड्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये आते हैं सारे के सारे साइबर क्राइम्स के अंडर, जो हमारे सिलेबस में है और जिन्हें हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हैकिंग। ये टर्म तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, आई नो इट वेरी वेल, बट चलिए मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो व्हाइल वर्किंग ऑन इंटरनेट, जब इंटरनेट पे हम काम करते हैं, वी यूजुअली एंटर मेनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस लाइक आवर नेम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ एंड मेनी मोर। इंटरनेट पे काम करते हुए आपको पता है आजकल तो हर जगह ही आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, हर जगह आपको अपना बहुत सारे डिटेल्स देना है, तो हमें देना पड़ता है, क्योंकि बिना उसके लिए हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हम तो एक तरह से यूं कहिए कि लोग कहते हैं मत दिया कीजिए, अरे भाई नहीं देंगे तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे उसको, तो मजबूरी में हमें सारा डिटेल देना पड़ता है। अब क्या होता है, दीज ऑल इन्फॉर्मेशन आर वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, मस्ट नॉट फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स। गलत हाथों में ये नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ गए तो इन्हीं का यूज करके आपके सिस्टम को क्या कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है। हैकिंग रेफर्स टू गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी हैकिंग का मतलब होता है कि आपने अनऑथराइज्ड एक्सेस को गेन किया है टू अ नेटवर्क और कंप्यूटर और डिजिटल फाइल्स, यानी कि या तो आपने किसी नेटवर्क को हैक कर लिया है, या तो आपने किसी कंप्यूटर को हैक कर लिया है, या तो आपने फाइल्स को हैक कर लिया है विद एन इंटेंशन टू स्टील, और चुराना मकसद है आपका, आप चुरा रहे हो उसके डेटा को, उसके डेटा को मैनिपुलेट करोगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन को टू इंस्टॉल मॉलवेयर, मॉलवेयर भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मॉलवेयर इज अ टाइप ऑफ स्पैम, वायरस कह सकते हो आप, ठीक है। Hackers exploit our computer network security and employ techniques like spoofing, phishing, social engineering, etc. to capture users' personal और financial details, यानी इन तरीके से हमारे personal details को और financial details को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पूफिंग क्या होता है, देखिए तो इसमें तीन चीजें हमें पढ़नी है ना, स्पूफिंग पढ़नी है, फिशिंग पढ़नी है, सोशल इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है। ये तीनों हम पढ़ेंगे, ये तीनों आते हैं किसके अंदर, दिस ऑल थ्री कम्स अंडर द हैकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्पूफिंग क्या होता है, देखो ये फिगर जो मैंने डाला है या फोटो जो मैंने डाला है ना, काफी अच्छा डाला है। देखिए आप इसे यूजर है, आप बहुत आसानी से यहाँ से इस फिगर से समझ पाएंगे, हालांकि लिखा मैंने बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल सेम चीज लिखा, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। मैं आपको फिगर के जरिए समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। आप यूजर हो, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ना ओरिजिनल कम्युनिकेशन कर रहे थे आप, ठीक है, यहाँ ओरिजिनल कम्युनिकेशन आप कर रहे थे, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था, ठीक है, वो जो है वो ये आपको चाहिए था, ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे बैठे हैं हैकर साहब, इन्होंने क्या किया, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढ रहे हो, जो आप समझ रहे हो, वो जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखेंगे, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपके सिस्टम को हैक नहीं करके इस कम्युनिकेशन चैनल को हैक कर लेंगे, और आपको यहां तक पहुंचने के बदले वो सीधे यहां से कहां ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ, यानी वो अपना फाइल दिखा देंगे आपको, ठीक है। यानी आपको लगेगा कि आप देख तो सही चीज रहे हो, आप कुछ खोल रहे हो, वही चीज खुल रही है, लेकिन वो बेसिकली मैनिपुलेटेड है, मतलब कि जो हैकर आपको दिखाना चाहता है वो खुल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ स्कैम इन विच क्रिमिनल डिस्गाइज एन ईमेल एड्रेस, display name, phone number, text message or website URL to convince a target that they're interacting with known trusted sources.
ठीक है, मतलब स्पूफिंग एक टाइप का स्कैम टाइप का है, ठीक है, जिसमें जो क्रिमिनल होता है, यानी इन दिस केस हम इसको क्रिमिनल कह रहे हैं, हैकर को, जो क्या करता है वो आप एक ईमेल आईडी जो है मतलब डिस्प्ले नेम कुछ ऐसा रखेगा अपना कि आपको लगेगा ये तो सब कुछ ओरिजिनल ही चल रहा है, लेकिन होता नहीं है वैसा। स्पूफिंग ऑफन इन्वॉल्व्स चेंजिंग जस्ट वन लेटर। जैसे कि आप सपोज कीजिए आप कहते हो कुछ मान लो एक एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ देखो netflix.com यहाँ दिया भी है मैंने, जैसे आप जानते हो netflix.com, ठीक है। अब क्या होगा, netflix.com को जो है ना आप जब ओपन करोगे तो बीच में से ही आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेटफ्लिक्स, एक कैरेक्टर बस चेंज हो गया, netflix.com पे क्या कर देगा, आपको डाइवर्ट कर देगा। तो आप यहाँ के फिर चेक नहीं करते, यूजुअली हमारी आदत क्या होती है, हमने टाइप किया, एंटर किया, ठीक है, जैसे एंटर करेंगे जो खुलेगा हम मान लेंगे यही सही है। तो आपको पहुंचना था netflix.com पे, आप पहुंच गए netflix.com पे, एक कैरेक्टर का बस डिफरेंस है, आपको लगेगा कुछ सही हो रहा है, वहां पे जो भी कस्टमर केयर आपको मिलेंगे आपको लगेगा बिल्कुल सही है, आप सारा इन्फॉर्मेशन अपना दे जाएगा और देने के बाद आप स्पूफिंग के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। दिस वाज स्पूफिंग। दूसरा होता है फिशिंग, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है। फिशिंग का मतलब आपको फंसा लिया गया, आपको जो है आपको मछली को जैसे हम लोग फिशिंग करते हैं, फिशिंग वही वर्ड है कि मछलियों को फंसाना, यानी हम जो है वो हैकर्स के लिए क्या होते हैं, मछलियां होते हैं, ठीक है। तो फिशिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स ओवर इंटरनेट बाय मींस ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी से, ठीक है, आप धोखाधड़ी से कोई इंफॉर्मेशन पाते हैं, कैसे कहते हैं, जैसे स्पीयर फिशिंग, देखिए वैसे फिशिंग ये क्या होता है, a cyber criminal identifies a piece of data they want and identifies an individual who has it। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करता है, साइबर क्रिमिनल जो है वो उस इंफॉर्मेशन को गेन करता है जो कोई चाहता है। जैसे मान लो मुझे कुछ चाहिए था, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद क्या होता है, द साइबर क्रिमिनल रिसर्चेस द इंडिविजुअल एंड पोसेस एज वन ऑफ देयर ट्रस्टेड सोर्सेज। अब उस बंदे को वो क्या करता है, टारगेट करता है, उसके बारे में सब कुछ पहले पता लगाता है और फिर वो इस तरीके से डिस्गाइज करता है कि वो आपका बंदा है, मतलब आपके लिए वो सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि द साइबर क्रिमिनल कन्विंसेस देयर विक्टिम टू शेयर डेटा, और फिर वो आप कहते हैं डेटा शेयर कीजिए। जैसे आजकल आप सुनते होंगे ना फोन पे कहते हैं कि ठीक है क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन दीजिए, अभी अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए, फिर कहते हैं ठीक है क्रेडिट कार्ड में आपको ओटीपी क्या होगा वो दीजिए। एयरटेल का भी एडवर्टाइजमेंट शायद, हाँ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का शायद एडवर्टाइजमेंट वैसे ही आता है। तो दिस कम्स अंडर व्हाट, फिशिंग, जब आपको कोई धोखाधड़ी से आपके डेटा को एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग या प्रीटेक्सटिंग। ये क्या होता है, यूजुअली द हैकर्स पोजेस as a legitimate business or government officials to obtain personal information। आपके ईमेल पे एक आएगा कि इनकम टैक्स से हम इनकम टैक्स एक मेल आएगा, ठीक है, और आपको बोलेगा कि आपने जो है वो इस साल का नहीं भरा है अपना इनकम टैक्स, तो आपको इतना जो है पेनल्टी लग जाएगा, ये लग जाएगा, इससे बचने के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। आप क्या करेंगे, डर के मारे प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो ये इस तरीके से ब्रेन लगाते हैं, ऐसा नहीं कि जितना मैं आसानी से बोला होता है आपको लगेगा कि अरे ये तो पता चल ही जाएगा, नहीं, वो इतना सातित तरीके से काम करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन जाते हैं। यकीन मानिए बहुत ही अलग माइंडसेट होती है, हैकर बनना इतना आसान नहीं होता। नाउ चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइबर ट्रोल्स एंड बुलिंग। साइबर ट्रोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे सुनते हैं ना ट्रोलिंग के शिकार हो गए, जैसे अभी शाहरुख खान के बेटे जो वो फंसे थे उस केस में, शायद क्रूज पे जो वो ड्रग्स वगैरह केस में, तो उसमें बहुत ट्रोलिंग हुई थी शाहरुख खान की। वैसे ही बहुत सारे सब न्यूज आते हैं, कुछ ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा लोग उस पर जो है वो मतलब गलत बातें बोलने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रोलिंग। तो वही चीज है, साइबर ट्रोल रेफर्स टू अ पर्सन हु नोइंगली and intentionally posts opposing, sarcastic, demeaning or insulting comments about something or someone with an aim of targeting a person online। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कोई बंदा ऑनलाइन है, उसके लिए आप जानबूझ के सरकास्टिक कमेंट कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसको कमेंट उसको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जानबूझ के इंटेंशनली आप कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइबर ट्रोल। इसको बेसिकली ट्रोलिंग कहते हैं। द प्रोवोकेशन मैसेज पोस्टेड इन सच अ वे इज कॉल्ड ट्रोल। और इसी तरह की जो मैसेज हम जो प्रोवोकेट करते हैं उसको, ठीक है, गुस्सा दिलाते हैं या फिर उसके खिलाफ बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रोल। नेक्स्ट है थर्ड, साइबर बुलिंग। थर्ड नहीं, इसी के अंदर साइबर ट्रोल के अंदर ही आता है साइबर बुलिंग। अभी हमने देखा साइबर ट्रोल, अब हम देख रहे हैं साइबर बुलिंग। ये क्या होता है, when someone uses the internet, यानी जब कोई इंटरनेट यूज करता है, and various forms of social network to harass, demean, embarrass or intimidate someone, it is called what, cyber bullying। यानी कि जब आप सोशल मीडिया का यूज करके किसी को आप हैरस कर रहे हो, किसी को बेइज्जत कर रहे हो, किसी को एम्बैरस कर रहे हो, तो ये चीज क्या कहलाती है, साइबर बुलिंग कहलाती है। मतलब आप बुली कर रहे हो उसको, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, साइबर ट्रोल एंड बुलिंग।
नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग वर्ड बड़ा फेमस है, पीछा करना, ठीक है। यूजुअली जो है छोटे छोटे उम्र के लड़के जो है लड़कियों का पीछा करते हैं, तो लड़कियां कंप्लेन करती हैं, पुलिस आके पिटाई करती है, फिर ठीक हो जाते हैं। वही सेम काम यहाँ पे आप स्टॉकिंग में करते हैं, बस थ्रू इंटरनेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू हैरेस और स्टॉक अनदर पर्सन ऑनलाइन, ठीक है। यानी ये साइबर स्टॉकिंग क्या रेफर करता है, इंटरनेट का यूज करके या दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज करके हैरेश करना या स्टॉक करना अनदर पर्सन जो ऑनलाइन है, एंड इज पोटेंशियली अ क्राइम इन यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स में ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। दिस ऑनलाइन हैरेसमेंट विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग से ये नेक्स्ट पर्सन है। एंड इन पर्सन स्टॉकिंग कैन टेक इन फॉर्म ऑफ ईमेल्स, हो सकता है कि वो ईमेल्स के फॉर्म में हो, टेक्स्ट मैसेजेस के फॉर्म्स में हो, सोशल मीडिया पोस्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। मतलब बहुत तरीके से हो सकता है कि आपको बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, गंदे गंदे मेल्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आपके नाम पे जो है वो बहुत सारी गंदी चीजें पोस्ट की जाएंगी, तो मतलब आप मेंटली क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो है आपको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपको जानबूझ के जो है वो गलत गलत कमेंट्स दिए जा रहे हैं, ईमेल्स गलत गलत भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली दीज स्टॉकर्स नो देयर विक्टिम्स एंड इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन स्टॉकिंग दे यूज द इंटरनेट टू स्टॉक। यानी कि मतलब क्या है कि ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि ये बंदा है या ये मतलब है, इसको मुझे क्या करना है, परेशान करना है, वो फिजिकली काम नहीं करके इंटरनेट का यूज करके क्या करते हैं, इस वर्क को करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, दैट इज स्कैम्स। एनी फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिस दैट एक्सट्रैक्ट्स मनी फ्रॉम द एन अनसस्पेक्टिंग इग्नोरेंट पर्सन इज कॉल्ड अ स्कैम। आपको आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी करके आपसे पैसे ले लिए, तो यहां पे एक्सट्रैक्ट्स मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्कैम वो तभी बनता है जब आपसे वो पैसे लेता है। आप पैसे से आप हार, मतलब पैसे आपके बर्बाद हो जाते हैं या आपने गलत जगह दे दिए, आपको पता ही नहीं चला। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्कैम। स्कैम विच आर डन ऑनलाइन आर कॉल्ड ऑनलाइन स्कैम्स, और जो स्कैम ऑनलाइन होता है उसको ऑनलाइन स्कैम कहते हैं। अब कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कैसे उसको अवॉइड करोगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे, नेवर इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन एनीवेयर। कभी भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं इंटर नहीं करो। कोई भी जो भी वेबसाइट आप यूज करो, ध्यान रखो कि HTTPS का वेबसाइट हो, सिर्फ HTTP नहीं हो। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट देखो, अगर वो HTTPS नहीं है तो उसको यूज मत करो। क्यों? क्योंकि HTTPS जो होता है वो सिक्योर्ड वेबसाइट्स होते हैं, उनमें आपका डेटा कहीं खराब नहीं होता है। आपको इस चीज का टेंशन नहीं रहेगा कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, बल्कि दूसरे जो HTTP नॉर्मल होते हैं वो हो सकता है कि आपका डेटा क्या कर लिया जाए, चोरी कर लिया जाए। नेक्स्ट है नेवर रिप्लाई टू मेल्स फ्रॉम अननोन एंड अनरिलायबल सोर्सेस। कभी भी अननोन सोर्सेस या अनरिलायबल सोर्सेस से आप क्या करेंगे, मेल्स का रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको जब जीमेल पे आजकल जब मेल आते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है, या ये आपको मेल जो सस्पिशियस मेल है उसको फिर आप टच तक नहीं करें, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू नो कि हाँ भैया नहीं, ये तो मैं जानता हूं कि ये किसने भेजा है, और आप यू नो दैट पर्सन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेवर क्लिक ऑन एनोनिमस लिंक्स। कभी भी एनोनिमस लिंक्स पे क्लियर नहीं करें। नेक्स्ट है इग्नोर यू वॉन ईमेल्स, यानी कि जो आता है ना, आप 2 लाख का डॉलर लॉटरी जीत चुके हैं, ये जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए, ठीक है। फालतू के लिंक पर मत क्लिक किया कीजिए, डी में वही कहता है, एनोनिमस लिंक्स पे कभी क्लिक मत किया कीजिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, इलीगल डाउनलोड्स। ये तो भाई इंडिया में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, सारी मूवीज ऑनलाइन टेलीग्राम में मिल जाती हैं, ठीक है। तो डाउनलोड्स जो आपको प्रोहिबिटेड है, यानी जिसने कॉपीराइट ले रखा है, जैसे जितने मूवी वाले हैं वो सारे जो कॉपीराइट जरूर लेते हैं मूवी का, लेकिन फिर भी जो है वो टेलीग्राम पे आ जाता है। सारे जो हमारे सीजन्स होते हैं, सारे ऑनलाइन जो मूवीज होती हैं, सब कुछ हम देख लेते हैं, ऑनलाइन का ऑफलाइन सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, लेकिन दिस इज इलीगल, याद रखिएगा। द फाइल विच वी आर डाउनलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट एंड वी डोंट हैव राइट टू यूज और डाउनलोड दैट फाइल फ्रॉम इंटरनेट is what illegal downloading. It is something like you are downloading paid item free of cost, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे देने थे। अगर आप वो मूवी जाके PVR में देखते, हॉल में देखते, तो फिर आपको उसके पैसे देने पड़ते। ऐसे तो आप बस डाउनलोड कर रहे हो, फ्री में देख ले रहे हैं, तो दिस इज इलीगल, ठीक है। जैसे डाउनलोडिंग मूवी ऑनलाइन, इलीगल एज मूवीज हैज कॉपीराइट, राइट। तो ये था इलीगल डाउनलोड्स। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी भाई इंटरनेट, पता नहीं, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, पोर्नोग्राफी सबसे ज्यादा चलता है इंटरनेट पे, ठीक है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक तरह से एक लेवल से जब आप 18+ हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, देन इट बिकम्स कि आप ठीक है देखो, लेकिन बेसिकली चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज एन इलीगल एक्टिविटी। तो वही जो लिखा हुआ है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एनी विजुअल, चाइल्ड मतलब क्या, बिलो 18। आप 18 से अगर छोटे हैं तो आप एडल्ट नहीं है ना, 18 के बाद आप
ठीक है, आपको आपकी मर्जी है, क्योंकि उसके बाद लोग गवर्नमेंट कहती है कि आप अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपने फैसले खुद कीजिए। बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज इलीगल, ध्यान रखिएगा ये। अगर आप 18 साल से कम है और ऐसी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो यू आर डूइंग एन इलीगल ऑफेंस। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एनी विजुअल ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स और एडवोकेट्स सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनीवन अंडर एज ऑफ 18, 18 साल से कम के लिए। एज पर न्यू अमेंडमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल सेक्शन 67, ध्यान रखिएगा ये चीज का, अभी अमेंडमेंट हुआ है, ये इंडिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 67 में, नॉट ओनली क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बट ऑल्सो टू ब्राउज सच साइट्स इज एन ऑफेंस। सिर्फ क्रिएट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना 18 साल से कम के वीडियोस, सेक्स वाले वीडियोस को, या यूं कहिए पॉर्न वीडियोस को, ये सिर्फ ये क्राइम नहीं है, बल्कि अगर आप वैसी वेबसाइट पे जाते हैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, ये नया अमेंडमेंट है, अगर आप वैसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उसको ब्राउज करते हैं, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। और यही वजह है कि यूट्यूब पे पहले पॉर्न मिल जाते थे, लेकिन अब पॉर्न यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अभी भी मिल ही जाते हैं, ढूंढने में तो क्या नहीं मिल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक इन्होंने पूरा यूट्यूब क्लीन कर दिया है। तो सबसे पहले, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने क्राइम को डिफाइन कर लिया है कि क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम क्या क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन सारे साइबर क्राइम्स को बचाने, मतलब होने से रोकने के लिए आपको कुछ लॉज डालने पड़ेंगे, जिन लॉज के डर से लोग क्या हो, उसको ना करें, साइबर क्राइम ना करें। तो वही चीज है, हमारा टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड साइबर लॉ एंड IT एक्ट। क्या ये कहता है कि साइबर लॉ इज अ टर्म, यानी एक टर्म है विच रेफर्स टू ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि लीगली आपको क्या क्या करना है, यानी क्या क्या परमिटेड है, क्या क्या परमिटेड नहीं, ये सारा चीज डिफाइंड है किसमें, साइबर लॉ एंड IT एक्ट में। ठीक है, साइबर लॉ में बेसिकली साइबर लॉ की बात हम करते हैं। तो साइबर लॉ एक ऐसा टर्म है जो ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें लीगल है, क्या क्या कैसे कैसे इंटरनेट की सारी चीजें रेगुलेट होंगी। जैसे कि आपको पता है सड़क पे चलने के क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वैसे इंटरनेट यानी साइबर पे जो भी रूल्स होंगे दैट इज कॉल्ड साइबर law. In simple words, we can say that all the rules and regulations related to internet and information technology comes under cyber law. यानी कि सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, वो सब आते हैं किसके अंदर, साइबर लॉ के अंदर आते हैं। अब आते हैं स्पेसिफिकली, हम बात करते हैं कि इंडिया का जो IT एक्ट है और साथ ही साथ अमेंडमेंट एक्ट है, इंडिया का IT अमेंडमेंट एक्ट है 2008, ये क्या कहता है। तो इन इंडिया साइबर लॉज आर इन्फोर्स्ड थ्रू IT एक्ट 2000, यानी इंडिया में जो है वो साइबर लॉ, यानी जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे के सारे लॉ IT एक्ट 2000 के जरिए गवर्न होते हैं, जो नोटिफाई किया गया था 17 अक्टूबर 2000 को। इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉज। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड लॉ, ठीक है, मॉडल इसके बेस पे था। तो IT एक्ट 2000 प्राइम पर्पस वाज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि बेसिकली ई कॉमर्स की कंपनियां खूब सारी आने लगी थी, यानी कि इंटरनेट पे चीजें बहुत सारा बिकना शुरू हो गया था। जब शुरू में आप देखो अमेजन आया था या शुरू में जब फ्लिपकार्ट आया था, तो पहले तो नहीं चलता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इतने ज्यादा चलने लगे कि इनको लाना एक किसी नियम के दायरे में बहुत जरूरी था। तो प्राइम फोकस यही था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जो है वो क्या किया जाए, किसी तरह से लॉ के अंदर लाया जाए, वो था IT एक्ट 2000 का प्राइम मोटो। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन दिसंबर 2000, फिर 8 साल बाद इसको अमेंड किया गया था, इसमें नई नई चीजें जोड़ी गई थी, जिसको कहा जाता है IT अमेंडमेंट एक्ट 2008। दिस इन्फोर्स न्यू सेक्शंस ऑन साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म, अब टेररिज्म में भी इंटरनेट आ गया, यानी साइबर, जैसे कि बहुत तरह के टेररिज्म ऐसे हो गए जो इंटरनेट के जरिए किए जा रहे हैं, और डेटा प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को 2008 के IT अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। अब आते हैं क्या क्या टर्म्स हैं वो जरा समझ लेते हैं कि इंडिया का जो IT एक्ट है और IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 है, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए थे। यानी कि शुरू में तो 2000 में तो IT एक्ट आ गया था, लेकिन बाद में 2008 में कुछ एक्ट, उसमें कुछ और चीजें डाली गई, नई नई चीजें डाली गई। कौन कौन सी चीज डाली गई, सबसे पहली चीज जो डाली गई वो डाली गई डिजिटल सिग्नेचर। मतलब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, अब उस डॉक्यूमेंट में इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो क्या हम, अगर मान लीजिए मैं साइनिंग अथॉरिटी हूं, तो क्या मैं जाके वहां साइन करते रहूंगा इंटरनेट पे, नहीं,
तो वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? तो दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपके यहाँ पे साइन है, तो ये साइन आपने कर दिए, मतलब ये साइन जो है वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, और इस साइन की वैलिडिटी होगी, यानी ये साइन वैलिड होगा। तो वो वैलिड कैसे होगा? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? डिजिटल सिग्नेचर। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बाय डिजिटल सिग्नेचर गेट्स लीगल रिकॉग्निशन। यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, अगर उस पर डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है, जैसे मेरा अपना डिजिटल सिग्नेचर हो सकता है, किसी बड़े अधिकारी का अलग डिजिटल सिग्नेचर होगा, किसी और का अलग अलग डिजिटल सिग्नेचर होगा, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप ऑनलाइन ले रहे हैं उस पर अगर डिजिटल सिग्नेचर है किसी अधिकारी का, तो वो बन जाता है लीगल डॉक्यूमेंट। ये अमेंड हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, यानी कि ई डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लीगल रिकॉग्निशन मिली थी। यानी कि जितने भी इंटरनेट के डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कह सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर के साथ होंगे, या जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, दैट इज कॉन्सिडर्ड एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। और तभी आप आधार कार्ड को प्रिंट करके शो कर सकते हैं कि ये मेरा आधार कार्ड है, और उसको कोई ये नहीं कर सकता कि इलीगल है, ये गलत है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑफेंसेस। हाँ, और जो आपका आधार कार्ड है उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, ध्यान से ढूंढ के देखिएगा होता है नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। बहुत सारे नए नए ऑफेंस और नए नए पेनाल्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर एनी डैमेज टू ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सिस्टम है, ये 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकता है। और बहुत सारे अमेंडमेंट टू अदर लॉज, मतलब हमारे इस लॉ के साथ साथ, यानी कि आईटी एक्ट के लॉ के साथ साथ इन सारे लॉज को जो क्या किया गया था, ऐड किया गया था। इन सारे लॉज, ये ऑलरेडी लॉज जो है वो हमारे बेसिकली कह सकते हैं हिंदुस्तान के कानून के लॉ हैं, इन नियमों को इसके साथ अलाइन किया गया था, क्योंकि आजकल हर चीज इंटरनेट पे हो रही है, तो ये सारी चीजें भी जो है किसी भी तरीके से इन सारी चीजों को क्या किया गया था, अलाइन किया गया था इस एक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता, तो भैया साइबर क्राइम वहां पे भी होगा, तो फिर आपको रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, राइट। तो ये था मेजर अमेंडमेंट्स इन आईटी एक्ट, ठीक है। 2000 कब एक्ट हुआ था? ये 2008 में हुआ था। तो बस इतना ही सा था आईटी एक्ट 2000 एंड अमेंडमेंट 2008। आपको कुछ देखो, मैं ना जो समझा रहा हूं ना, बस सारी की सारी चीजें बस इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से सारी वो सारी चीजें जो वेस्ट हैं वो मैं निकाल चुका हूं। सो इतना तो आपको कम से कम पता होना ही होना। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि आखिर ये ई वेस्ट होता क्या है। देखिए, वेस्ट इज वेस्ट, राइट। जो भी बेकार चीजें होती है, जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं वो वेस्ट होते हैं, जो कूड़ा होता है वो वेस्ट होता है ना। तो वैसे ही हम आज के टाइम में कोई ऐसा घर नहीं है जहां लैपटॉप नहीं हो, जहां टीवी नहीं हो, जहां फ्रिज नहीं हो, जहां पे मोबाइल फोन्स नहीं हो। ये सारी की सारी चीजें होती हैं और यूजुअली ये खराब होते रहती हैं। हम क्या करते हैं, हम या तो फेंक देते हैं या तो कूड़ेदान में डाल देते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, अगर इसको खुले में छोड़ दिया जाए तो इट विल बी वेरी हैजार्डस फॉर द हेल्थ, राइट। तो वही सारी चीजें ई वेस्ट कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट मींस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो कहता क्या है कि ई वेस्ट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज ई स्क्रैप, जिसको हम लोग ई स्क्रैप भी कहते हैं, या वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी कहते हैं, जो बेकार हो चुके हैं। जैसे मेरा फोन है, आज चल रहा है, कल खराब हो जाए, मैं फेंक दूंगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं रह जाता फिर मेरे लिए। दैट विल बिकम व्हाट? ई वेस्ट, which refers to all those devices, ये उन सारे डिवाइसेस को रेफर करता है which are discarded, जिनको आपने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, इधर चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट, राइट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, जो कंप्यूटर सारे खराब हो गए, किसी काम के नहीं, बहुत पुराने हो गए, अब चलते भी नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन ऑफिसेस, ऑफिस में तो और ऑफिस में तो बहुत सारे, मतलब ये ह्यूज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या स्कैनर या प्रिंटर या डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। जब वो बेकार हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है? ऑब्वियसली बात है, उन्हें हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज व्हाट? ई वेस्ट। नाउ मोबाइल फोन्स भी होते हैं, टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के हदों में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के नाम में इनका भी नाम शामिल है। मतलब जो हमारे घर में टीवी है, जो रेफ्रिजरेटर्स है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही होते हैं। यानी कोई भी ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ समय बाद जब उसका कोई यूज ही नहीं रह जाता तो हमारे लिए वेस्ट जाता है, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। E-waste includes those electronic devices which are destined for reuse, resale, recycle और disposal। मतलब अब वो डिवाइस आपके पास है, मेरे फोन मेरे पास, अब या तो मैं इसको दोबारा बनवा के यूज कर लूं, या तो इसको फेंक दूं, या तो इसको बेच दूं, या तो इसको डिस्पोज ऑफ कर दूं, मतलब कहीं जाके फेंक के खत्म करूं कहानी, या इसको बेच के जितने पैसे मिले 50-100 रुपए जो कूड़ा वाला दे, मतलब कबाड़ी वाला देगा, वो लेके खत्म करूं। तो these are called what? E-waste।
Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ वेस्ट, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है क्योंकि हर घर में डिवाइस है, हर घर में वेस्टेज हो रहा है जब, क्योंकि जब उसका काम ही खत्म हो जाएगा, जब वो मोबाइल ही काम करना बंद करेगा तो आप उसको सजा के अपने घर में तो रखेंगे नहीं। दूसरा होता है मोस्ट वैल्यूएबल ड्यू टू इस बेसिक कॉम्पोजिशन, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है, एक छोटा से छोटा मोबाइल आजकल 5,000 6,000 का आता है। नेक्स्ट है वेरी हजार्डस, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारियां ये ले सकता है, अगर आपको दे सकता है अगर आपने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया। नेक्स्ट है ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। डिस्पोज ऑफ मतलब कैसे इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने का मतलब होता है कि सही तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया, ताकि हमारे हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं हो। कहता क्या है, ई वेस्ट हैज बीन कैटेगराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ब्रॉड क्लास ऑफ हजार्डस वेस्ट, बहुत बड़ा ये हजार्डस वेस्ट है, बहुत ही खतरनाक है ये, ठीक है। ई वेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, क्योंकि आपके फोन के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, टीवी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर बहुत सारी मेटेलिक चीजें भी होती हैं, बहुत सारी नॉन मेटेलिक चीजें भी होती हैं, जैसे कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, गोल्ड भी होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, पैलेडियम होता है, प्लेटिनियम होता है, निकल होता है, मतलब बहुत ही, टिन होता है, लेड होता है, आयरन होता है, सल्फर होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, बहुत सारी चीजें से मिलकर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। ई वेस्ट नीड्स टू बी रिसाइकल प्रॉपरली, इसलिए इनको रिसाइकल करना बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना बहुत जरूरी है। द रिसाइकल एंड रिकवरी इंक्लूड द फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशंस, क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए डिसमेंटलिंग, मतलब इसको डिसमेंट कीजिए, हर एक पार्ट को अलग अलग क्या करिए, निकालिए, राइट। तो डिसमेंटलिंग क्या कहता है कि रिमूविंग डेंजरस सब्सटेंसेस, यानी डेंजरस सब्सटेंसेस को रिमूव कीजिए। रिमूवल ऑफ इजीली एक्सेसिबल पार्ट्स कंटेनिंग वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो एक्सेस जो जो उसमें से वैल्यूएबल पार्ट्स है उसको निकाल के अलग कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग। नेक्स्ट है डिसमेंटलिंग। नेक्स्ट है सेकंड वन इज सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल्स नॉन फेरस मेटल्स एंड प्लास्टिक, यानी उसमें से जैसे फोन है, आप में बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल होंगे, बहुत सारे मेटेलिक पार्ट्स होंगे, बहुत सारे नॉन फेरस यानी कि लोहे वाले पार्ट, बिना लोहे वाले पार्ट, उनको अलग अलग कीजिए। रीफर्बिश एंड रीयूज, अगर उसको आप सही करके रीयूज दोबारा से कर सकते हैं तो वो कीजिए। अदरवाइज रिसाइकल कीजिए। रिकवर ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स, उसमें से जो वैल्यूएबल है, जिनकी कीमत है, उनको क्या कीजिए, निकाल लीजिए पहले। एंड एट लास्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल एंड वेस्ट, और लास्ट में उसको क्या कर दीजिए, डिस्पोज ऑफ कर दीजिए जो डेंजरस है लेकिन प्रॉपरली। तो मतलब क्या हुआ कि कोई एक फोन था, नॉर्मल सी बात है, उसमें से जो भी कुछ अच्छा निकल सकता था वो निकाल लीजिए, उसके बाद प्रॉपरली उसको क्या कर दीजिए, जहां पे भी आपको उसको, जहां पे भी नहीं, उसके लिए प्रॉपर तरीका होता है, अदरवाइज हजार्डस से याद रखिएगा, हमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन आने वाले टाइम में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा ये हानिकारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ई वेस्ट रिसाइकल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज रिसाइकिल करने का क्या बेनिफिट होता है, यही फायदा होता है ना, कि अगर जैसे रिफर्बिश्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा रिफर्बिश्ड, ये मैंने भी सब पहली बार सुना था तो मेरे को लगा था ये क्या होता है। रिफर्बिश्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक आईफोन था जो खराब हो गया, वो 1 लाख रुपए का आईफोन है, ठीक है, आपने उसको फेंक दिया, लेकिन किसी ने क्या किया, उसको बनाया, उसको ठीक किया, ठीक करके वो ना 1 लाख के फोन को आपको दे देगा 25,000 में। क्यों? क्योंकि आपने तो उसको फ्री में मतलब फेंक दिया था, उसने उसको बनाया, उसमें 5,000 10,000 खर्च आया, उसने उसमें 25,000 में बेच दिया, फायदा हुआ। तो रिफर्बिश मतलब होता है कि उसमें जो चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, आपने उसको फेंक दिया था, उसको किसी तरीके से उसमें बनाया और वो चलने लायक है, और विद वारंटी भी आपको मिलती है ये चीजें। ऐसा नहीं कि आज बेच दिया कल खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या कहता है यहाँ पे कि क्या क्या बेनिफिट्स है ई वेस्ट के, तो अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल एंड प्रेशियस मेटल, हमें प्रेशियस मेटल और जो क्या कह सकते हैं उनको हम उनमें से निकाल सकते हैं रिसाइकिल करने के बहाने, मतलब रिसाइकिल करने के प्रोसेस में। प्रोटेक्ट्स पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, अगर आपने इसको पानी के अंदर डाल दिया किसी भी तरीके से, ये उस लेवल तक पहुंच गया जहां पानी है तो बहुत ही गंदा हो जाएगा आपका पानी, ठीक है। क्रिएट्स जॉब, ऑब्वियस बात है, रिसाइकिल करने वाले पूरी रिसाइकिल करने वालों की भी कंपनी बन जाएगी, या बहुत सारे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्रूटमेंट होगी जो रिसाइकिल करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेव्स लैंडफिल स्पेस, ये क्या करता है, लैंडफिल स्पेस को बचाता है, राइट। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था, जो हमारा टॉपिक था क्या, ई वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमें क्या करना होता है, बस इतना ध्यान रखिए इसमें कि ई वेस्ट को ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस कंटेन करती है जो सब्सटेंसेस हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हजार्डस हो सकते हैं। इसको रिसाइकिल किया जाता है, इसको प्रॉपर्ली जो डिसमेंटल किया जाता है, और तब जाके इसको क्या किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, आजकल हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। स्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लगातार देखते हैं। कुछ लोग तो मोबाइल में पागल हो चुके हैं, हमेशा 24/7 के हाथ में मोबाइल होना चाहिए, हजारों बार मोबाइल दिन में अनलॉक करते हैं और अपनी आंखों को बहुत ही स्ट्रेन देते हैं। सिर्फ आंखों को ही नहीं, अपने मेंटल हेल्थ को भी बहुत स्ट्रेन देते हैं। हम अनसोशल होते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं लेकिन अनसोशल होते जा रहे हैं। दुनिया में जानती हूँ लेकिन हमारे बगल वाले हमें नहीं जानते होंगे, यही चीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? हेल्थ कंसर्न्स विद टेक्नोलॉजी यूजर्स। कहता क्या है? टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड आवर लाइफ एनॉर्मसली, ऑब्वियसली, बट along with this it has come with various serious health concerns which includes, यानी कि हमारी लाइफ को बहुत चेंज किया है, डेफिनेटली बहुत मदद की है हमारी लाइफ को चेंज करने में, हमें फैसिलिटेट करने में, हमें एक बेटर लाइफस्टाइल देने में जो टेक्नोलॉजी ने है वो काफी मदद किया है। बट इट हैज ऑल्सो कम विद सम बैड थिंग्स, वो है हमारा हेल्थ कंसर्न्स। क्या क्या प्रॉब्लम आई है इससे? इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, जो दिन भर कान में लीड लगाए गाने सुनते रहते हैं, उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे बहुत डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स। अभी मैं बैठ के लगातार 2 घंटे से वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैंने हिला तक नहीं, तो मेरे बोन्स जो है वो, जॉइंट्स जो है वो क्या होंगे? प्रॉपर नहीं काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि रूल होता है कि आपको हमेशा उठते रहना है, तो आपको सर आप उठ जाया करो, वो ठीक है, अलग बात है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी, इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स होते हैं। और RSI एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी, मतलब एक ही पोस्चर में बैठे बैठे आपका वो स्ट्रेन हो जाता है, ठीक है? आंखों को देखते देखते आपको आंखों में स्ट्रेन आने लगता है, ठीक है? एक ही चीजों में, एक ही पोस्चर में। नेक्स्ट है आई प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है। और रात में जो फोन यूज करते हैं बेचारे को नींद नहीं आती है, रात भर फोन करके बातें करते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इंटरनेट एडिक्शन। ये आज के टाइम में सबसे गंदा एडिक्शन है। पहले मैं जब बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो हमें नया नया गेम आया था जो टीवी पे खेला जाता था, ठीक है? इसके लिए मैं पिटाई बहुत मैंने खाई है। तो ये गेम की वजह से हम गेम के एडिक्ट हो गए थे। मतलब गेम जैसे वो छोटे छोटे जो रिमोट्स टाइप होते थे, उनसे गेम खेलते थे, या टीवी पे नया नया गेम आया था तो वो खेलते थे। तो उस समय हमें गेम्स का एडिक्शन था, क्योंकि इंटरनेट उस समय उतना नहीं था। अब क्या है? इंटरनेट का एडिक्शन है, और इंटरनेट पे तो गेम्स है ही है, सब कुछ है, ऑडियो वीडियो मूवी सब कुछ है दुनिया का, ठीक है? तो इंटरनेट एडिक्शन इज अ केस व्हेन समवन यूजेस इंटरनेट एक्सेसिवली ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दिन भर चिपके हुए हैं इंस्टाग्राम से, दिन भर चिपके हुए हैं फेसबुक से, दिन भर चिपके हुए हैं ट्विटर से, ठीक है? ब्लॉग्स से चिपके हुए हैं, ऑनलाइन गेमिंग से चिपके हुए हैं, पॉर्न। आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग इसी से चिपक के रह रहे हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है? मतलब क्या है कि आप जो है हर वक्त इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑडियो वीडियो, यही सब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। दिस इंपैक्ट्स द मेंटल हेल्थ व्हिच इज टर्म्ड एज इंटरनेट एडिक्शन बाय डॉक्टर्स। इस टर्म को, इस चीज को क्या नाम दिया गया है? इंटरनेट एडिक्शन। पर्सन हु हैव इंटरनेट एडिक्शन एक्सिबिट फीलिंग्स ऑफ रेस्टलेसनेस। वो जिसको लगता है, मतलब जिसको इंटरनेट एडिक्शन हो गया है, उसे बेचैनी रहेगी, वो मूडी हो जाएगा, ठीक है? डिप्रेशन में चला जाएगा, इरिटेट हमेशा बिहेव करेगा, ठीक है? व्हेन अटेम्प्ट्स मेड बाय द फैमिली टू कट डाउन द यूज ऑफ इंटरनेट। आपने सुना होगा कि बच्चे को पबजी खेलने से रोका गया तो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो सोचिए किस लेवल तक हारने पे जो है लोग सुसाइड कर लेते थे, यहां तक हो रहा है अब। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनेट एडिक्शन। अब इंटरनेट एडिक्शन की वजह से इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर बनता है, यानी कि आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही गंदा इंपैक्ट आ रहा है। उसको हम लोग कहते हैं IAD मतलब इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। पहला क्या है? क्यों होता है ये? एक्सेसिव ऑनलाइन शॉपिंग करिए, खूब शॉपिंग कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट है कंपल्सिव ऑनलाइन गैम्बलिंग भी ऑनलाइन शुरू हो गई है। एक्सेसिव ब्लॉगिंग, खूब सारा ब्लॉग लिखिए, सिर्फ ब्लॉगिंग करते रहिए, ठीक है? नेक्स्ट है कंपल्सिव वॉचिंग ऑफ इंटरनेट वीडियोस एंड पोर्नोग्राफी। बैठ के दिन भर जो है पॉर्न देखिए। ये सब चीजें आपको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर का शिकार बना देती हैं, ठीक है? प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ठीक है? एक्सेसिव सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो ये फिगर से एक तरह से समझ में आ गया कि इंटरनेट एडिक्शन होता क्यों है, और जो इंटरनेट की वजह से एडिक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। और इसका तो भाई अभी तक जो है वो एक ही सॉल्यूशन है कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं और धीरे धीरे रिकवर करते हैं। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो कितने बड़े जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन जब एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आप मोबाइल 1 सेकंड के लिए अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, दैट इज इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, राइट? तो बस ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो था हमारे हेल्थ इश्यूज के बारे में इंटरनेट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।